ज़्यादा है और अपलोड करने वालों की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो अगर हम ये माने कि हमारे पास 10 यूजर्स हैं, 10 नहीं सॉरी 100 यूजर्स हैं, तो उसमें से हम मतलब ऐसे हमारी रीड और राइट की रेशियो होगा कि 100 यूजर्स हमें मतलब वो रीड कर रहे हैं और उसमें से एक यूजर अपलोड भी कर रहा है, ठीक है, 100 में से एक इंसान अपलोड कर रहा है, तो हमारा रेशियो कुछ इस टाइप का होता है इस इन टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे। तो ठीक है, तो हमारी कुछ कुछ मतलब ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो हमारा ये तो ये हो गया कि रिक्वायरमेंट हमारी ये कि रीड ऑपरेशन ज्यादा है, राइट ऑपरेशंस कम है। तो अब क्या होता है कि एक सिंपल सर्वर ये सब हैंडल नहीं कर सकता, है ना। अगर हमने डायरेक्टली बस एक सर्वर को सारा काम करने दे दिया तो वो नहीं कर पाएगा ऐसे। तो अब क्या होता है कि अब हमें क्या इसमें एक दिक्कत आती है जब हमारे पास ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, तो इसमें हम सारी चीजें मेंटेन करके चले डिजाइन के अंदर कि हमें कंसिस्टेंसी भी सही मिल जाए, ठीक है, और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाए, अवेलेबिलिटी भी सही मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। तो डिजाइन करने के अंदर हमें कुछ चीज को ध्यान में रखना पड़ता है और उस इस जगह पे आता है एक कैप थ्योरम करके कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम ये बताते हैं कि मतलब डिजाइन में हम दो चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या तो सी पी कर सकते हैं या फिर हम ए बी कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, ए स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी एंड पी स्टैंड्स फॉर पार्टीशनिंग, मतलब टॉलरेंस वगैरह चेक करना। कंसिस्टेंसी मतलब कि हम कितना मतलब कंसिस्टेंटली डेटा भेज पा रहे हैं, ठीक है। तो और मतलब कि उसको हम डेटा भेजे जा रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि मतलब डेटा है, डेटा उड़ा नहीं है कहीं से भी। मतलब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, मतलब कि हमारे पास हमेशा ही अवेलेबल है, उसमें हम बिल्कुल भी मतलब टाइम लिमिट नहीं लगा रखी है उसको, कॉन्टिन्यूसली डेटा जा रहा है, हाँ, ये नहीं कि कहीं पे इसको सर्वर क्रैश हुआ। तो ना इसको हम वैसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो सीपी है वो ये है कि आप कोई स्टोरी ऐड कर रहे हो वो हम्म कितनी जल्दी अपलोड हो रही है, वो हमारा कंसिस्टेंसी पार्टिशनिंग आ गया। और अवेलेबिलिटी में कि अगर आप ऐप खोल रहे हो तो वो हम्म। लैग तो नहीं कर रही, एक एक घंटा तो नहीं ले रही खुलने में, 10-10 मिनट तो नहीं ले रही, तो वो हाँ, अवेलेबिलिटी हो जाएगी। नहीं वैसे काइंड ऑफ हाँ ऐसे ही हो सकता है कि हम देखो इसमें हम क्या है अवेलेबिलिटी क्या है कि हमारे पास हमेशा अवेलेबल है। अब हम्म। बैंक की डिटेल्स वगैरह होती है हमारी, हमें हमेशा ना ऐसे अगर बैंक क्रैश कर गया तो वो पर काफी दिक्कत है, उसमें हमें अवेलेबिलिटी ज्यादा चाहिए होती है कि हमें पूरा टाइम वो डेटा अवेलेबल रहे। एंड कंसिस्टेंसी होती है कि हम थोड़ा टाइम के लिए बंद भी कर दें बट हम डेटा सही भेजें। आई बात समझ में। तो हम एक साथ सब हाँ कुछ नहीं ठीक कर है। सकते, तो हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। हमारे केस में क्या है कि देखो अगर तो यूजर को हमने वेट कराया, ठीक है, तो वो चला जाएगा। तुम 10 मिनट मतलब 10 मिनट तो बहुत ही कह दिया मैंने, 2-3 सेकेंड्स भी अगर ज्यादा डिले होता है तो तब तक में यूजर का ध्यान हट जाता है, वो मतलब कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाता है, वो चला जाता है, उतने में हमारे मतलब यूजर लॉस हो जाएंगे, पैसे हमारे फालतू पे वेस्ट जाएंगे। तो हम वो नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी को यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो तुम एक यूजर यूएसए में बैठा है, एक यूजर इंडिया में बैठा है, अगर उसको थोड़ी देर लेट भी हमने भेजा, मतलब कि अगर तो वो दूसरी जगह से डेटा मंगवा रहा है, कहीं दूसरी जगह की डेटा कहीं और स्टोर रखा है, थोड़ा देर अगर वेट भी कर लिया तो क्या हो गया, मतलब कुछ ऐसा कुछ समझ में आया है नहीं। मतलब 10 बजे की डेली रील अगर उसे 11 बजे भी दिख रही है तो क्या फर्क पड़ रहा है? बस इतना डिफरेंस नहीं होता, एक आधी अरे सेकंड्स मतलब का वैसे होता कह रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी को हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 10 बजे की पड़ी थी अगर उसे 10-10 पे मिल रही है तो इतना वेट चल सकता है। हाँ मतलब ऐसा है कि हम या फिर हम चंक्स में भेज दें, या फिर हम ऐसे ही हम कर सकते हैं कि थोड़ा सा जो डिले है वो हम बाद में कुछ मैनेज कर ले, इस टाइप का। हम्म। हम मतलब भेजते रहे इवन तो हम थोड़ा बहुत चीजें मतलब वैसे वो कॉम्प्रोमाइज कर ले कि सही ना भेज के थोड़ा बहुत ऐसा कर ले ब्लर, या फिर क्वालिटी डाउन कर दे, कुछ ऐसा कर ले तो चल सकता है। लेकिन भेजना हम बंद नहीं कर सकते कि वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी कैप थ्योरम कि हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, यहाँ पे हमारी अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है फॉर हम्म। इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो बाकी ये तो हमारी हो गई रिक्वायरमेंट वगैरह जो थी हमारी। अब अगर हम
यार ये मैंने चलाया नहीं, ऐसे क्लियर कहाँ से करते हैं? थर्ड पॉइंट का मीनिंग क्या था पी वाले का? क्या? कैप थ्योरम में सी का मतलब कंसिस्टेंसी अवेलेबिलिटी, थर्ड का क्या है पी वाले का? ये पी पार्टीशनिंग थी। पी पार्टीशनिंग मतलब टॉलरेंस वगैरह, वो कितना फॉल्ट टॉलरेंस भेज झेल पा रही है। मतलब कि एज की ये तो दोनों में वो तुम वो कर सकते हो। मतलब कि अब तुम्हारा डेटाबेस वगैरह है, हार्डवेयर फेल होगा तुम्हारा, लाइट चलेगी, पावर कट ऑफ हो गया, तो ये तुम दोनों में मैनेज कर सकते हो। बट कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी में दोनों मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जस्ट लाइक जैसे हम डीएसए करते हैं, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी साथ में दोनों ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इस चीज की है। हम तीनों एक साथ नहीं कर सकते? नहीं, तीनों एक साथ नहीं कर पाएंगे हम, कि हम करेक्ट भी डेटा भेजें। रिक्वेस्ट मतलब कि तुम सोचो किसी ने अपलोड किया, किसी यूजर ने अपलोड किया और कोई उसी चीज को देख रहा है, उसे रीड कर रहा है, तो तुरंत अपलोड करके तुरंत हम उसको रीड नहीं करा पाएंगे। ठीक है? या तो हम चंक्स में बफर करके भेजेंगे, थोड़ा 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 ऐसे करके भेजे। मतलब नहीं हो सकता कि तुम एक ही साथ सारी चीजें हम ऑप्टिमाइज करके कर पाए। इंस्टाग्राम के केस में कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? मतलब जो वीडियोस, उसमें मैक्सिमम काम जो होता है वीडियोस एंड रील्स का होता है, उसमें हम वीडियोस की कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर डाटा की कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहे हैं? हम वीडियो, हाँ, आप इस केस में डाटा, वीडियो, जो वीडियो है वही तो हमारा डाटा है। हाँ, तो इसकी हम कंसिस्टेंसी थोड़ी सी डाउन करके जल्दी से हम अवेलेबल एंड फॉल्ट टॉलरेंस हाँ नहीं बना सकते? हाँ, यही मैंने कहा, कंसिस्टेंसी डाउन। इसमें हमने मतलब कंसिस्टेंसी को हमने कॉम्प्रोमाइज किया। कंसिस्टेंसी डाउन मतलब कैसे? देखो, अवेलेबल हम करा रहे हैं, हम चंक्स में भेज दिया हमने, डेटा जा रहा है। कंसिस्टेंसी डाउन कैसे कराई हमने? हमने अगर तो थोड़ी सी ब्लर कर दी, मतलब कि उसकी वो रेजोल्यूशन कम कर दी। तुम मानो तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा डेटा अभी 3G चल रहा है, मतलब कम आ रहा है नेटवर्क, तो उस टाइम पे क्या होता है, अपने आप से वीडियो ब्लर हो जाती है ना, है ना? हाँ हाँ। तो यही चीज है, हम वहां पे कंसिस्टेंसी को वो करते हैं, बट अवेलेबिलिटी को हम नहीं कर सकते इस केस में। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये अवेलेबिलिटी इम्पोर्टेंट है फॉर ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। तो हम ये करते हैं। यार ये मुझे बस एक चीज बताओ, इसे क्लियर कहाँ से करते हैं इसमें? सेकंड लास्ट इरेजर है, सेकंड लास्ट। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैंने यूज नहीं कर रखा, मेरे को पता नहीं है जरा। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हाँ हाँ। कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो हमारी ये होगी रिक्वायरमेंट्स जो भी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा? तुम कोई भी यूजर है, तो यूजर क्या करेगा यार? ठीक है, तो यूजर, अरे ओपेसिटी कम हुई है इसकी, ओके सॉरी गाइज। इसकी ये विड्थ विड्थ कहाँ से कम होगी? विड्थ कम नहीं होती। स्ट्रोक विड्थ है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, यूजर है, वो क्या कर रहा है? हम अपलोड की बात करते हैं पहले। तो उसने अपलोड करा डेटा। डेटा मतलब ये यूजर था, इसने अपलोड करी वीडियो, एक वीडियो ये अपलोड कर रहा है। अभी बताओ, क्या हम पूरी वीडियो एक साथ ही हम अपलोड, मतलब क्या एक साथ ही अपलोड कराएंगे या क्या करेंगे? वीडियो प्लेटफॉर्म जो होता है हमारा, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या तुम यूट्यूब ही मान लो, कौन कौन सी चीजें होती हैं? अकेली वीडियो ही होती है या उसके साथ और भी चीजें होती हैं? तो बेसिकली हम जब भी वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, वीडियो का टाइटल होगा कुछ, है ना? वो खुद भी जो वीडियो है वो तो होगी ही होगी। उसके अलावा मतलब टाइटल होगा उसका, और कुछ मेटा डेटा होगा, काफी सारी चीजें होंगी। थंबनेल होता है कुछ, इंस्टाग्राम पे भी होता है। तो ये 3-4 चीजें होती हैं जो हमें स्टोर करानी पड़ेंगी। यही सब है, कुछ और दिमाग में आ रहा है? हेलो हेलो। हाँ यही हाँ, मेजरली तो वीडियो होता है, बाकी उसका डेटा होता है, लाइक थंबनेल वगैरह, उसका टाइटल एंड ऑल, डिस्क्रिप्शन। हाँ, डिस्क्रिप्शन हो सकता है। अगर हम यूट्यूब की बात करें, इंस्टाग्राम में भी डिस्क्रिप्शन होता है, नीचे जो वो कंटेंट वो लिख कर आता है, मैसेज वगैरह। और क्या चीज स्टोर करानी पड़ेगी हमें? एक तो वीडियो वाला सारा हो गया। ऑडियंस टारगेट। टारगेट ऑडियंस
पे अभी हम ध्यान ना दें अगर, मतलब वो तो फिर काफी आगे की चीज आ गई कि हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। हमें इस यूजर का भी तो डेटा स्टोर कराना है कि ये यूजर ने स्टोर किया है, तो हमें इसका भी तो डेटा स्टोर कराना पड़ेगा। ये तो वीडियो वाला होगा सारा। अब ये इस यूजर की आईडी होगी, ये मेरा एक डाउट ठीक है है। इसमें, हाँ, ये चंक्स में होगा वीडियो अपलोड या फिर एक साथ ही हो जाएगी पूरी रील एक साथ अपलोड? हाँ, यही तो सिस्टम डिजाइन अभी हम ये देखेंगे कि हमने अपलोड करना कैसे है इसको। अभी हम बस देख रहे हैं कि हमने कौन कौन सा डेटा स्टोर करना है। तो हमारे पास 3 टाइप का डेटा है। ये जो मेटा डेटा होता है, ठीक है, यहाँ पे टाइटल वगैरह जो भी होता है, ये पूरी वीडियो जो अंदर की है, ठीक है, ये होगी वीडियो। और ये होगा यूजर डेटा, यूजर का नाम, यूजर की आईडी, यूजर का जो भी डिटेल्स है वो। 3 टाइप के डेटा हो गए। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक एक है। क्वेश्चन बनना, हम्म। वीडियो और ऑडियो अलग अलग अपलोड होंगे या साथ में ही होंगे? फिलहाल तो हमने एज सच कोई बाइफर्केशन नहीं करी है, मतलब कर सकते हैं अगर कुछ ऑप्टिमल वे हो इसका तो। वैसे बाइफरकेशन होती है या नहीं होती है? यार होती है नहीं होती है, करने को तो कर सकते हैं, बट एज सच अच्छा, ठीक है ठीक है। करने की मतलब ऐसा जरूरत नहीं है कि तुम पहले तुम बाइफर्केट करोगे, फिर तुम उसको भेजने का टाइम फिर उसको तुम साथ मिलाओगे तो। ठीक है ठीक है, मैं ठीक बस है। यही कंफर्म करना था। हाँ, एज सच तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। कर भी सकते हैं, अगर हो सकता है किसी किसी केसेस में वो इम्पोर्टेंट हो, बट इस केस में तो नहीं है। तो ये 3 चीजें हो गई हमारे पास। 3 चीजें हो गई हमारे पास, ये कि एक तो हमारे पास है और सॉरी ये ठीक है। तो हमारे पास है इसमें यूजर डेटा। यार कितना गंदा है ये। यार मैंने चला पहले कर रही हूँ, थोड़ा सा वो करना है, थोड़ा सा इग्नोर करना है ये सब। ठीक है। और हमारे पास हो गया वीडियो का मेटा डेटा, ठीक है। और एक चीज हमारे पास होगी वीडियो। अब ये 3 चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो यार अपलोड करेंगे तो हमारी जो वीडियो होती है उसमें प्रोसेसिंग वगैरह भी चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो वो सीपीयू इंटेंसिव होती है। अगर 10,000 लोगों ने अपलोड किया तो सीपीयू पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा। एक साथ अगर अपलोड कर दो तो हम अगर ऐसे ही सिर्फ एक साथ सब कुछ अपलोड कर देंगे डेटाबेस में तो ये सही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें अब कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। हम क्या क्या चीजें मतलब टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हैं। किसी को कुछ दिमाग में आ रहा है कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं कुछ स्टोर कराने के लिए डेटा? जैसे कि 100 MB का वीडियो है तो उसे 5-5 MB के चंक्स में कर दो और वैसे अपलोड कर दो और सेपरेटली सबको अपलोड करो और बाद में रीअसेंबल कर दो, ऐसा। हाँ, ये कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ अगर किसी को कुछ मल्टीपल दिमाग में आ रहा यूजर्स हो? हैं, मल्टीपल यूजर हैं, हर एक यूजर को पर्टिकुलरली क्लस्टर ऑफ मेमोरी हम एलोकेट कर सकते हैं कि उस पार्ट ऑफ मेमोरी में सिर्फ उसका डेटा ही ट्रांसफर हो फॉर स्टोरिंग। उस पार्ट में किस मतलब मतलब पार्ट्स में कि डिवाइड करके पर्टिकुलर यूजर का डेटा स्टोर हो, ऐसा? हमने ऐसा नहीं कि जैसे हमारे पास मल्टीपल यूजर हैं, जैसे 5 यूजर हैं इकट्ठे ही डाटा अपलोड कर रहे हैं, बट जो हमारे पास सिस्टम मेमोरी है जो डाटा स्टोर कर रही है वो कम है। एज इन हाँ। स्टोरेज तो वो फिर अपनी मेमोरी को डिवाइड कर देगी पर्टिकुलर यूजर्स में, उस मेमोरी पाथवे में उसी यूजर्स का डाटा स्टोर हो। हम्म। हाँ, ये हम कर सकते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। मतलब कि ये मोस्टली मतलब एक टर्म आती है डेटा शार्डिंग करके, जब हमें डेटाबेस में डिवाइड करना होता है। ये वाली चीज भी हम करेंगे इसमें। ये हमारे यूजफुल हो सकते हैं कि हम अगर अलग अलग कर देंगे ना तो फिर डेटा को फेच करना भी और मतलब की वैल्यू काइंड ऑफ करके कर सकते हैं स्टोर, तो ये भी काफी सही होगा। उसमें कैशिंग वगैरह भी अप्लाई हो सकती है। तो उसमें हम एक चीज कर सकते हैं, पहली बात तो हमें स्टोर करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, स्टोर डायरेक्टली कराने के बजाय एक हम क्यू बना सकते हैं, ठीक है। हमें वैसे भी दिखानी है रिक्वेस्ट, पता चला 10,000 यूजर हैं, सबने मतलब ऑब्वियसली बात है रीड ऑपरेशन ज्यादा है इसमें। 10,000 यूजर आए, 10,000 तो चलो नहीं आएंगे, जैसे केस 10,000 टोटल में है, 5,000 आ गए, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं डेटा और हमें साइमल्टेनियसली सबको दिखानी भी है।
तो हम अगर एक क्यू बना लें, ठीक है, क्यू बना लें जिसमें हम ये क्यू सिर्फ एक मतलब कुछ वीडियो की आईडी वगैरह कुछ ऐसा स्टोर करें जिसमें कि हमें पता हो कि हाँ ठीक है इस अब अरे यार तो मैं ऐसे ही बना लेती, ठीक है। तो इसमें हम अगर हम एक क्यू बना लें, ठीक है, इसके अंदर क्या स्टोर होगा, इसके अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं हम, वीडियो की आईडी स्टोर कर सकते हैं या फिर जो वीडियो फेच करानी है उसकी आईडी कुछ स्टोर कर सकते हैं बेसिकली। ये जो क्यू है इस हम्म, ये रिक्वेस्ट व्यूज की रिक्वेस्ट है, व्यूअर्स की हाँ रिक्वेस्ट है, अपलोड की है। ये अभी हम अपलोड नहीं, ये यूजर्स ने हमने फेच करी या फिर अपलोड भी करी, सोचो ये दोनों में यूज हो जाएगी। यूजर ने अपलोड करी है कोई वीडियो या फिर यूजर फेच कर रहा है कोई वीडियो, ठीक है। तो हम एक क्यू बनाएं, उसके अंदर हम यूजर की रिक्वेस्ट या फिर अपलोड की जो भी रिक्वेस्ट है, दोनों साइड की रिक्वेस्ट मान लो, वो स्टोर करा दें। अब Okay. यूजर 1 ने भी करी, यूजर 2 ने भी करी, तो यूजर 1 की रिक्वेस्ट है, यूजर 2 की रिक्वेस्ट है, मतलब ऐसा हम करा दें कि इसकी रिक्वेस्ट ये करा दें। उसके बाद ये फर्दर जो ये क्यूज है ये फर्दर ऐसे कुछ वर्कर्स में डिवाइड हो जाए, मतलब ये पॉइंट करे वर्कर्स को, वर्कर्स अलग अपना कुछ फॉर्मेट के हिसाब से वीडियो को स्टोर करें। तो अगर हम देखें, जैसे हम बात कर रहे थे कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के मतलब कंसिस्टेंसी को हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, वो कैसे करते हैं, रेजोल्यूशन कम ज्यादा करते हैं हम उसमें, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि हम अवेलेबिलिटी को वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कंसिस्टेंसी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो उसमें हम कर Yes. रहे थे रेजोल्यूशन को डाउन कर रहे थे। लो हाँ कोई कुछ कह रहा था, नहीं रेजोल्यूशन को डाउन कर रहे थे। तो मतलब कि इस वीडियो को हमने रेजोल्यूशंस में भी ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब एक वीडियो अकेली एक वीडियो में तो स्टोर नहीं होगी, ऑब्वियस ही बात है। अगर हम सारे केसेस लेके चल रहे हैं काइंड ऑफ, मैंने टिकटॉक का लिया है, मतलब यूट्यूब तो मान लो, मतलब सारे ही वीडियो प्लेटफॉर्म्स, तो हम कुछ कुछ अलग अलग रेजोल्यूशन में भी सेव करेंगे, एक तो वीडियो कंसिस्टेंसी के उस केस में भी, प्लस इसमें हम कुछ फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं। देखो सारी वीडियोस ऐसा नहीं है कि जो यूजर ने अपलोड करी वो वीडियो किसी एप्पल फोन में भी चल जाए, आईफोन में भी चल जाए और वो एक एंड्रॉयड फोन में भी चल जाए, तो हमारे अलग अलग फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं। इतना समझ में आया, मतलब कि अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं एक वीडियो के, रेजोल्यूशन हो सकती है, नेटफ्लिक्स भी करता है, ये नेटफ्लिक्स भी रेजोल्यूशन कम ज्यादा करता है अपने वाईफाई की स्पीड के हिसाब से, हाँ बट वीडियो रुकती नहीं है, अवेलेबिलिटी पूरी होती है उसकी। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे जब यूजर ने अपलोड किया तो उसकी जब प्रोसेसिंग होगी तो तभी वो उसे ट्रांसकोड कर देगा 360p में 1080p में, और यूजर की फिर नेटवर्क अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको ऐसे शो करेगा, ऐसा होगा? हाँ तो इसमें क्या करेंगे ना, जैसे कि अब नेटवर्क डाउन वाउन गया, रिक्वेस्ट वगैरह थी, हमें ये पता चला कि मतलब कि वहां पे नेटवर्क डाउन वगैरह हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली बात है उस टाइम क्या करेंगे, जैसे अब ये क्यूज है ये फर्दर ऐसा कर सकते हैं कि हम वर्कर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तुम ये वर्कर सर्वर मान लो इसको, ठीक है, ये सर्वर्स है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने काइंड ऑफ, मैं ऐसा मतलब अज्यूम कर ले रही हूँ, कुछ भी कर सकते हैं तो हम, इन्होंने रेजोल्यूशन और फॉर्मेट के हिसाब से डेटा स्टोर कर रखा है, मतलब ये डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मेट डाल दिया, इधर साइड हमने रेजोल्यूशन डाल दिया, जैसे 320p है, कितना कितना होता है 480 होता नहीं, हाँ 480 होता है, 360 होता है, और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे रेजोल्यूशन है, यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं अलग अलग। ये ऐसे मैंने बस अजम्पशन करी है, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कर सकते हैं काइंड ऑफ। तो अब कोई भी रिक्वेस्ट गई, ठीक है, इस क्यूब ने भेजी कि ये वर्कर सर्वर को कि मेरे को यूजर को भेजनी है वीडियो, से अपलोड करिए तो अपलोड की यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, कहीं पे भी अपलोड हो रही हो, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट इसको करेगा, अब ये सर्वर्स अपने हिसाब से जैसे भी इनको कन्वीनियंट होगा उस हिसाब से डेटा स्टोर करेंगे और डेटा भेजेंगे वापस। मतलब कि अगर तो कहीं पे कंसिस्टेंसी जैसे हम कह रहे थे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, अगर तो
पहले हम ये भेज रहे थे, अच्छी रेजोल्यूशन की वीडियो भेज रहे थे, ठीक है। जैसे ही उसको पता चला कि नहीं कंसिस्टेंसी ब्रेक कर सकते हैं हम, अभी अवेलेबिलिटी ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये डायरेक्टली कॉल हम इस वाले को लगा देंगे। जहां पे भी फेलियर लगे कि नहीं यहाँ पे ब्रेक हो रही है अवेलेबिलिटी, हम ये वाला चंक भेज देंगे। तो हमने चंक में वीडियो को स्टोर किया यहाँ पे चंक्स में। जैसे कि किसी ने बोला भी था, यार क्या लिख रही हूँ मैं, तेरा माउस काम नहीं कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो हम यहाँ पे चंक्स में वीडियो को स्टोर कर रहे हैं, अलग अलग मतलब काइंड ऑफ फॉर्मेट करके, अलग अलग रेजोल्यूशन करके, क्योंकि इवेंचुअली हमें दोनों ही चाहिए होगा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है, कुछ डिस्कशन? इसमें पता है कैसे होता है, जैसे कि सबसे पहले इनका फीड का एल्गोरिथम बना होता है कि मतलब यूज़र की फीड कैसी आएगी जब यूज़र वीडियो देख रहा है, उसके लिए बता रहा हूँ। तो जब जैसे ही मैंने मान लो ऐप खोला, टिकटॉक खोला मैंने, तो मेरी फीड की रिक्वेस्ट उनके पास जाएगी कि इसकी फीड की क्या है। तो वो जेसन में रिटर्न करता है कि वीडियो की आईडी और मैनिफेस्ट यूआरएल, एक मैनिफेस्ट यूआरएल होती है। उस मैनिफेस्ट यूआरएल के अंदर मतलब अपने उस वीडियो की प्लेलिस्ट होती है जो अलग-अलग जैसे 360p 720p वो नेटवर्क के हिसाब से होता है। तो उस मैनिफेस्ट यूआरएल में सारा डेटा होता है वो। उस हिसाब से अब फिर वो अपना नेटवर्क चेक करता है, फिर वो अपने ऐसे चलती है। तो ऐसा ही होता है मतलब लगभग। हाँ, तो यही होता है। अब देखो, अब ये क्या हो गया, जो अभी तुमने बताया वो था मेटा डेटा, इसमें तो हम आए नहीं अभी, तो हम अभी तो वीडियो की बात कर रहे हैं डायरेक्टली। अच्छा। अगर हम ये कर सकते हैं ना, हमने देखो ये हमने पहले ही मेटा डेटा के अंदर भेज दिया कि हमें अब नेटवर्क कम हुआ है, हमें 360p चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ से कॉल लगाई, हम डायरेक्टली नहीं कॉल कर रहे इसको, ये कॉल कौन लगाएगा, ये क्यों लगा रहा है इसको कॉल। तो पहले तो सबसे पहले तो यूजर डेटा के पास गए, ठीक है। उसने किस आईडी ने भेजी है तो कुछ उस हिसाब से स्टोर किया हमने। मेटा डेटा क्या रिटर्न कर रहा होगा हमें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कुछ भी ऐसी चीजें जो हमें इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली इसे फेच करने से पहले। हम इसके और मेटा डेटा के अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी यूआरएल, जो कि हम स्टोर कर रहे होंगे वीडियो का। और ये हम क्यों कर रहे होंगे, हम मेटा डेटा से पहले फेच करके फिर मंगवाएंगे, क्योंकि इससे हमें टाइम भी थोड़ा सा कम लगेगा, फास्ट रिट्रीवल होगा इसमें। और कुछ कर सकते हैं मैंने एक इसमें? चीज पूछनी थी, जैसा कि इसमें सबसे पहले यूजर सामने क्यू बेसिकली इसीलिए लगाया ना कि कंकरेंटली मल्टीपल यूजर्स अपलोड करेंगे। तो मेरा एक डाउट था, जैसे ही यूजर्स ने वीडियो अपलोड की, 10,000 यूजर्स ने एक साथ वीडियो अपलोड की, तो वो क्यू में चला गया प्रायोरिटी के बेसिस पे, जो भी प्रायोरिटी का एल्गोरिथम हमने लगाया होगा। तो क्यूज के अंदर तो पहले वीडियो जा रही, पहले मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ, क्यूज के अंदर वीडियो जा रही ना सारी? नहीं, क्यूज के अंदर हम वीडियो नहीं भेज रहे ना, क्यूज के अंदर हम बस रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और उसमें हम जैसे कि काइंड ऑफ अभी ये कुछ डिफाइन नहीं कि हमने क्या भेजना है। मतलब हम यूजर आईडी भेज सकते हैं, उसने क्या रिक्वेस्ट करी है उसका मेटा डेटा भेज सकते हैं, ठीक फिर है। वीडियो फेच करके लेकर देगा ये वर्कर, जो भी सर्वर्स हमने अंदर लगा रखे होंगे। एक हिसाब से हम बस मैपिंग कर रहे होंगे और डेटा वहां से गेट करके आगे दे रहे होंगे। हाँ, ठीक है, मतलब क्यू के अंदर से यूजर आईडी आ रही है, उस यूजर के आईडी के बेसिस पे वर्कर हमारी वीडियो फेच करके उसको प्रोसेस करके दे सेंड रहा कर देगा पब्लिक को। हाँ, तो अगर तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट के अंदर ये, हाँ, एक मिनट, हाँ, बोलो बोलो। हाँ, इसमें भी मेरा एक डाउट था, जैसे कि आपने कहा था इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, लाइक 360 480p। तो चंक्स में डाटा जा रहा है, उसको जब लगेगा कि अवेलेबिलिटी कम है तो 360 का भेज दो। मैं ये जैसे ऐसा यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब के अंदर, तो वो अपलोडिंग हो रही होती है, और जैसे ही अपलोड डन हो जाता है, एक बार में ही मुझे सक्सेस दिखता है और मुझे अपलोडेड वीडियो उसमें शो होने लगती है। तो मतलब अगर चंक्स में डाटा भेज रहे हैं तो फिर हमें चंक्स में वीडियो दिखनी चाहिए ना उसके अंदर। पर लेकिन यूट्यूब के हिसाब से देखा जाए तो हमें एक बार में ही वीडियो दिखती है एट दैट टाइम लास्ट। चंक्स पे डाटा भेज रहे, ये तो रिट्रीवल के टाइम होता है ना, कि हमें चंक्स में डाटा आ रहा होता है, मतलब जब ओके, ये हम वीडियो रिट्रीवल चला का के टाइम देख है। रहे होते हैं। मैं अपलोडिंग के टाइम की बात कर रहा था। अपलोडिंग में भी हम जैसे कि अपलोडेड के वो तो पूरी खत्म होने के बाद सक्सेस दिखता है ना। हाँ तो हाँ, देखो, हम कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे हम अपलोड कर रहे होते हैं, मतलब जैसे कई बार ऐसा नहीं होता, किसी किसी प्लेटफॉर्म में जैसे हम डाउनलोड कर रहे कोई वीडियो, तो वो थोड़ी सी डाउनलोड हो गई उतनी दिख जाती है, उसके बाद की नहीं दिख रही होती है, क्योंकि वो उतनी डाउनलोड नहीं हुई होती है। यूट्यूब पर है हाँ ये हाँ, ऐसा होता है ना। तो यार वही होता चीज होती है, वो हम चंक्स में है। ही डाउनलोड भी कर रहे होते हैं और चंक्स में ले भी रहे होते हैं वीडियो को, है। एंड क्योंकि फिर ये तो जो हमें, चंक्स होते हैं, हाँ हाँ हाँ,
ये जो चंक्स होते हैं डिपेंड किस पे करते हैं, मतलब इंटरनेट की स्पीड पे करते हैं या किसी और थिंग्स पे, कि हमें हाई यार क्वालिटी मिलेगा, या फिर या- जैसे यार यूट्यूब पे ये देखो तो ना, जैसे मैंने वाईफाई कनेक्ट किया है तो मुझे बाय डिफॉल्ट ही एचडी या फिर एफएचडी दिखता है। जैसे मैंने सेलुलर नेटवर्क पे क्लिक किया है तो जो मुझे वीडियो है 280p पे ही दिखती है हमेशा। हाँ, तो फिर वही चीज है वो। अब ये इतना नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले डिटेक्ट हो जाता हो, नेटवर्क चेक होके ये पहले ही। और ये नेटवर्क का काम कौन देख रहा होता है? सीडीएन देख रहा होता है, मतलब अगर हम वो यूज कर रहे हैं तो मे बी। तो वही चीज है, नेटवर्क हमने पहले डिटेक्ट किया कि नेटवर्क सही आ रहा है नहीं आ रहा है। इसने मतलब जैसे ही हमें पता चला कि नेटवर्क कम आ रहा है, रिक्वेस्ट में हमने भेजा कि हमें 260 वाली भेजो, ठीक है। तो जब तक तो नेटवर्क ठीक था, वाईफाई से कनेक्टेड था, हम 180p वाली भेज रहे थे, 1080 वाली। हमें पता चला कि नेटवर्क कम हुआ है, हमने दूसरे वर्कर ने अब ये वाली भेजना स्टार्ट कर दी उसको। अगर हम डायरेक्टली सिर्फ यही भेजते रहते हैं, एक ही भेजते रहते हैं एक ही बारी में, मतलब नेटवर्क कम भी हुआ है, तो सोचो तुम्हें लगता नहीं कि मतलब रुक ही जाती, क्योंकि वो तो हैंडल कर ही नहीं पाता, नेटवर्क कम है, अवेलेबिलिटी कम हो जाती। अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, रुक जाती है, वो हम नहीं कर सकते हैं, सही है ना। तो अब जैसे हमने देखा, हम इसको चंक्स में भी स्टोर करा सकते हैं, मतलब। तो अब तुम लोग ये सोच के बताओ कि हम इसके लिए एग्जैक्टली डेटाबेस क्या क्या यूज कर सकते हैं इन तीनों के लिए। हमने वीडियो का मेटा डेटा स्टोर करना है, जिसमें हमें डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह होगा, यूआरएल होगा, सबसे बड़ी बात इसका, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं स्टोर करेंगे इसको। वीडियो खुद भी है और ऊपर से यूजर डेटा है, ये तीन चीजें हमारे पास। तो अब ये सोच के बताओ कि इन तीनों तीनों का डेटाबेस क्या हो सकता है, क्या यूज कर सकते हैं हम इन तीनों के लिए। है। जितना मुझे लगता है हम यूजर डाटा का स्टोर करने के लिए पोस्टग्रेस यूज कर सकते हैं, एंड क्योंकि उसमें रीड काफी जल्दी हो जाता है, जितना मुझे लगता है एज कम्पेयर टू द डीबीज। ठीक है, और मेटा डेटा और वीडियो के लिए ये सब कहाँ स्टोर कर सकते हैं? वीडियो के लिए जितना मुझे पढ़ा था, मैंने शायद कहीं पे पढ़ा था, इंस्टाग्राम जो है कसांड्रा डीबी करके कुछ यूज करता है, बाकी पता नहीं। हाँ, कैसेंड्रा और वो डायनामोडीबी कि यूज होता है इसमें। स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिथम, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल यूज करेंगे इसे स्टोर कराने के लिए। वे हाँ, ये कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारा यूजर डेटा है, इसके लिए तो हम डायरेक्टली एसक्यूएल वगैरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूजर डेटा बहुत स्ट्रक्चर्ड है हमारा, ऑब्वियसली बात है। हाँ, तो आईडी स्ट्रक्चर्ड होगी, एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, वो फास्टेस्ट होगी इसमें। एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास यूजर का नाम होगा, यूजर की आईडी होगी, मतलब कुछ फिक्स्ड डेटा होगा इसमें। वैसे ही टेबल्स बन जाएंगी, और वैसे ही अगर ऐड होने होंगे तो हो जाएंगी। मेटा डेटा का मतलब, ये मेटा डेटा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम एसक्यूएल, मतलब ये स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल, ये सब भी यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल, नो एसक्यूएल भी यूज कर सकते हैं, मतलब हाँ, नो एसक्यूएल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फिर की वैल्यू पेयर भी यूज कर सकते हैं, नो अगर देखा एसक्यूएल जाए तो। थोड़ी स्लो नहीं हो जाएगी? ये हम अपने, मतलब यही चीज है कि ये अपने उसके हिसाब से, वो जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से देख सकते हैं कि क्या सबसे ज्यादा ऑप्टिमल होगा। स्लो हो सकती है। मुझे लगता है इसमें नो एसक्यूएल बेटर इसलिए रहेगा क्योंकि इसका डाटा कभी फिक्स नहीं होता। कई हाँ, यूजर्स होते हैं टाइटल अपलोड करते हैं, कई यूजर डिस्क्रिप्शन नहीं अपलोड करते, तो इसका डाटा हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगा। हाँ, बहुत सही बोला, ये जिसने भी बोला, अभिषेक था शायद से, क्योंकि मेटा डेटा के अंदर नो एसक्यूएल यहाँ पे इसीलिए यूज हो रही है कि हो सकता है बहुत लोगों ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं है, या फिर लोगों को बार बार उसे चेंज करना है, ठीक है, बहुत सी चीजें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसमें वो फिक्स नहीं है। हमारा डेटा इसमें फिक्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने क्या स्टोर कराना है क्या नहीं कराना है, यहाँ बहुत वेरी कर रहा है, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। इवन तो थोड़ा सा रिट्रीवल स्लो इतना भी नहीं है, बट हाँ, इसमें इट इज बेटर कि हम स्ट्रक्चर्ड, मतलब एसक्यूएल वगैरह को हटा के हम यहाँ पे या तो नो एसक्यूएल वाली जो चीज है वो यूज करें, कोई की वैल्यू पेयर यूज कर ले, मतलब की और उसका पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर करा के ऐसा कुछ यूज कर लें। एंड थर्ड आती है वीडियो। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए मेनली तो मोस्टली वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए हम, जैसे हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट में भी, S3 बकेट वगैरह ये सब यूज कर सकते हैं, क्योंकि उतना बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं। अगर अगर हम टिकटॉक जैसी वेबसाइट बना रहे हैं तो वो इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं, वो S3 वगैरह यूज कर सकते हैं। और लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उनको बड़े लेवल पे स्केल करना है, तो वो बाद में खुद की भी ऐसे सर्विस बना सकते हैं स्टोरेज के लिए।
बट ठीक है, S3 वगैरह काफी मतलब सही काम करेंगी वीडियोस को स्टोर करने के लिए। इसके लिए नो एसक्यूएल और वो की वैल्यू पेयर अगर तो यूज करना है तो, एंड इसके लिए तो एसक्यूएल कर ही रहे हैं। और लाइक्स कमेंट्स के लिए क्या करेंगे, मतलब की वैल्यू पेयर कि इस की पे इतने लाइक्स आ गए ऐसा? लाइक्स कमेंट्स के लिए भी हम हाँ कर सकते हैं उसको भी, मतलब हम मुझे जहाँ तक लगता है कि हम उसको भी मेटा डेटा वाले में ही डाल सकते हैं। नहीं, इसकी है ना, जैसे अलग 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 डेटाबेस होगा, क्योंकि यूज़र डेटा के लिए पोस्टग्रेस यूज़ कर ली जैसे, और क्योंकि सारी फील्ड मैंडेटरी हो गई कि मतलब बनानी पड़ेगी उसे प्रोफाइल। मेटा डेटा में नो एसक्यूएल यूज़ कर ली, वीडियो के लिए S3 कर ली, तो ऐसे लाइक के लिए लाइक और शेयर का अलग होगा, मतलब डेटाबेस टेबल तो अलग होगी लाइक एटलीस्ट। हाँ मैंने थोड़ा सोचा नहीं है। लाइक्स के शेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसे की वैल्यू पेयर उसमें भी कर सकते हैं, हाँ रेडिस वगैरह हाँ। ये हो सकता है। तो यहाँ तक कुछ लग रहा है कोई डाउट? मेरा एक क्वेश्चन था, हम्म हम वीडियो का मेटा डेटा नो एसक्यूएल में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि की वैल्यू पेयर है। नहीं, की वैल्यू पेयर जरूरी नहीं, तुम मतलब हाँ मतलब अगर की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट करता है तो हम रिट्रीव कर लेंगे, नहीं करता तो नहीं करेंगे। हम्म, तो ऐसी सी चीज तो पोस्टग्रेस में भी एग्जिस्ट करती है ना, कि हम एक वैसे एक अप्रोच है, हो सकता है अप्रोच वैसे है स्लो ही है, मुझे इतना पता, थोड़ी स्लो है, लेकिन इतनी स्लो है मुझे इतना नहीं पता, कि हम एक कॉलम को जेसन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसमें हमें जितने भी फील्ड्स, कॉलम का नाम रख दें मेटा डेटा और कॉलम का टाइप रख दें जेसन ऑब्जेक्ट, और उसमें जितनी भी की वैल्यू पेयर्स हमें रखने हैं हम रख दें। बाकी रिट्रीवर पे जो जो एग्जिस्ट करते हैं वो यूज कर लेंगे, जो एग्जिस्ट नहीं करते वो यूज नहीं होंगे। तो एक अप्रोच है पोस्टग्रेस में भी जेसन ऑब्जेक्ट वाली की वैल्यू पेयर की। तो उसका अब कितना स्लो है या कितना फास्ट है वो इतना आइडिया नहीं है मुझे, और वैसे सोच रहा है युवराज, कि यूज कर सकते हैं। एक चीज मुझे पूछनी है, जो आपने कहा कि फील्ड के अंदर मेटा डाटा के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट स्टोर करा सकते हैं। मैं जस्ट ये जो जानना चाहता हूँ कि जो जेसन ऑब्जेक्ट हम उसके अंदर स्टोर करा रहे हैं, हमें उसकी की पहले से डिफाइन करनी पड़ेगी या वो रन टाइम पे होगी? क्योंकि नो एसक्यूएल में तो रन टाइम पे ही होता है, मतलब अपनी मर्जी है आपको क्या भेजना क्या नहीं भेजना। क्या कह रहे हो, ये फिर से एक बार रिपीट करना। आई मीन हमें जैसे कि एसक्यूएल में होता है ना, जैसे यूजर आईडी वैल्यू नेम पहले से हमें डिफाइन करके रखना पड़ता है। तो जैसे कि कोई वैल्यू उसने नहीं भेजी तो वो नल स्टोर होगा वहाँ पे। तो जो आपने जेसन ऑब्जेक्ट वाली बात कही है, वो उसको हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा या फिर फ्लेक्सिबल डायनेमिक होता है? नहीं, जितना मर्जी करो, जरूरत अच्छा, ही अपनी नहीं। मर्जी होती है। किसी फिर ठीक है। किसी एक के लिए 100 फील्ड्स होंगी, किसी एक के लिए 10 फील्ड होंगी, फर्क नहीं पड़ता। जितने की वैल्यू पेयर्स होंगे वो उतने रिट्रीव हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं रिट्रीव होंगे। ठीक है। बट यार जैसे कि अगर जैसे मेरा एक ये क्वेश्चन है, मैं जस्ट डिस्कस कर रही हूँ, अगर हमने पोस्ट ग्रेस में करा है, मतलब करा हमने इवेंचुअली वही है कि हमने की दे दी और उसका ऑब्जेक्ट जेसन में करा दिया। अगर जस्ट इन केस हमें कहीं पे से कैशे कराना हो जल्दी रिट्रीव करने के लिए, बहुत सी चीजें अब अभी आगे आएंगी जिन केसेस में हम ऐसे डेटा को कैश करेंगे, उसमें हम इवेंचुअली फिर हम वही कर रहे होंगे। इतना आइडिया मुझे भी नहीं है कैशे का। वो मैंने पोस्टग्रेस इसीलिए सजेस्ट किया था क्योंकि डीबी अगर सेम रहे तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है पूरे प्रोजेक्ट फ्लो में भी। युवराज, तो इसमें ऐसा है कि तूने बोला पोस्टग्रेस में भी वो होता है की वैल्यू वाला, पर नो एसक्यूएल के अंदर की वैल्यू फास्ट होता है, तो इसलिए वो यूज करते हैं नो एसक्यूएल। हाँ, वो मैंने बोला ना कि पोस्टग्रेस में स्लो होता है। कितना स्लो होता है ये नहीं मुझे पता, मुझे इतना पता स्लो होता है पोस्टग्रेस में। पर इस समय टिकटॉक के लेवल पे और उस लेवल पे मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते उतना जितना भी स्लो है। वो और नहीं कर सकते, बट हम एक सैंपल बना रहे थे ना, वैसे एक क्वेश्चन था। हाँ, वही चीज है, क्योंकि अगर हम बाद में कैश करेंगे वो इधर से ही अगर स्लो हो गया होगा, कैश करके में भी फिर और टाइम, बट यहाँ से हमें फास्ट मिल रहा है डेटा, प्लस कैश करके वो और फास्ट मिलेगा। और वही हमें चाहिए, हमें अवेलेबिलिटी को सही रखना है, मतलब उसको उसको खराब नहीं होने देना है। तो उस केस में, हमारे वाले केस में हमें अवेलेबिलिटी ज्यादा चाहिए, तो हमें इस केस में हम की वैल्यू या फिर नो एसक्यूएल रखें तो ज्यादा ज्यादा बेटर है मेटा डेटा के लिए। आई वाज जस्ट एडिंग एन अप्रोच, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ अरे नहीं, मतलब हम वही डिस्कशन ही चल रहा था, तो यही जैसे सबने बोला तो कर सकते हैं, बट वही चीज है कि थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई फिर। स्पीड कम ना उसकी, इसीलिए यूज नहीं करते, बट वैसे एक अप्रोच है उसमें भी, पोस्टग्रेस में भी। ठीक है, तो हम
अब हमारा ये हो गया, हमें समझ में आ गया कि हमने कौन कौन से डेटाबेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट, हम क्यू वगैरह यूज कर रहे थे, क्यू में से फाइल अपलोड करी, ठीक है, सर्वर पे गई, उसने प्रोसेस नहीं करी, उसने सीधे रॉ फाइल कहीं पर तो स्टोर करा दी, या फिर मैं वर्क ये सर्वर पे वो भेजी रिक्वेस्ट, उनको जो भी सही लगी रिक्वेस्ट कि अगर कौन से रेजोल्यूशन के हिसाब से भेजनी है वो वाली उसने रिटर्न कर दी। वो वेट नहीं कर रहे हैं कि एक सर्वर अगर ये पूरी जा रही है ये तो खराब होगी, तो हम वहां पे सब चीज मेंटेन कर पा रहे हैं, हम अपनी अवेलेबिलिटी मेंटेन कर पा रहे हैं पूरी पूरी, और प्रोसेसेस ब्रेक नहीं हो रहे कि हमने अब ये वाली तो हमारे पास हमने स्टोरी ऐसे करा रखी है कि हमारे पास सारे रेजोल्यूशन की स्टोर हो रखी हैं, जो भेजनी होगी हम दे देंगे, क्योंकि ये तो करानी ही पड़ेंगी स्टोर। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो है तो सिर्फ एक ही वीडियो स्टोर होगी, एक वीडियो की हो सकता है हमने 16 अलग अलग फॉर्मेट और कॉपीज, मतलब ये अलग अलग वो स्टोर करानी पड़ जाए, फॉर्मेट अलग होंगे, रेजोल्यूशन अलग होंगे, तो ये तो हमें कराना ही पड़ेगा। यहाँ तक तो कुछ डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नहीं, ये जो क्यू सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया है इसमें रेट लिमिटिंग भी है ना, क्योंकि वर्कर भी अपने आप में सर्वर है, वो भी एक लिमिट का डाटा ही सर्च कर सकता है, तो सर्वर भी क्रैश हो जाएगा। सर्वर क्रैश हो जाए उसके लिए भी हम बात करते हैं अभी, अगर सर्वर ही क्रैश हो जाए तो ठीक है, यहाँ तक हुआ, मतलब अभी इस पे आ रहे हैं, ये आगे आते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि रेट लिमिटिंग वगैरह हो जाएगी। तो जो इसका एक टर्म थी अडेप्टिव बिट रेट स्ट्रीमिंग, जो हमने ये किया था ना कि वीक नेटवर्क है तो हम कौन सा वाला डेटा भेजते हैं, ये एक टर्म होती है अडेप्टिव बिट रेट स्ट्रीमिंग। बिट रेट के हिसाब से हम वो स्ट्रीम कर रहे डेटा जो हमें भेजना है उस टाइम पे, तो ये मैनेज हो जाएगा। स्टोरेज भी हमने डिसाइड कर लिया कि हम कौन कौन सा यूज कर सकते होते हैं, तो वही था। इसके लिए हम S3 कर सकते हैं, गूगल क्लाउड वगैरह स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं, इसके लिए की वैल्यू स्टोरेज, चलो ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, जैसे जो हमने वीडियो स्टोर करी थी ना, यूजर आईडी और यूजर वीडियो के मतलब वीडियो आईडी वगैरह के हिसाब से भी एक टर्म होती है, जस्ट मैंने पढ़ी थी तो यहाँ पे अगर यूज हो पाया हमको पता नहीं है, डेटा शार्डिंग करके। ठीक है, तो हम मेटा डेटा भी स्टोर कराएंगे हम इतने सारे यूजर्स के लिए, तो वो भी थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसा करें यूजर आईडी वीडियो आईडी के हिसाब से कुछ अगर हम पार्टीशनिंग कर दें तो वो भी इधर हेल्पफुल हो सकती है। कुछ किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? कैसे 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 रिपीट करना एक बार? जैसे कि हमारा एक यूजर है U1 V1, मतलब इसने अपलोड कर रखी है ऐसे, अगर हम ये भी कोई की पेयर बना दे इसका, मतलब करके देखे, तो ये मैं कंफर्म नहीं उसके लिए, मैं जस्ट सोच रही थी, इसमें हो सकता है कि ये सही ना भी हो, तुम लोगों को अगर लग रहा है तो तुम अगर डिस्कस कर सकते हो ये चीज, कि अगर हम U1 है, हमारा यूजर 1 है, और हम वीडियो की आईडी के हिसाब से कुछ मैपिंग ऐसी करें, क्योंकि अगर हम हर बार मेटा डेटा को करेंगे कॉल, वो भी उसमें भी डेटा है काफी, ऐसा नहीं है, उसकी की जो वैल्यू है उसके अंदर टाइटल है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर URL है, तो ये डेटा मतलब इसकी साइज भी बड़ा होगा ना, आने में तो टाइम लगेगा। पर ऐसा होता है कि जब यूज़र मतलब गेट रिक्वेस्ट जाती है तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें रिटर्न करता है वो, एक तो वीडियो आईडी और एक उसकी मैनिफेस्ट फाइल जिसके अंदर सारे मतलब रेजोल्यूशंस का वीडियो होता है, तो वो चीज़ें बार बार आती नहीं है जो आप कह रहे हो कि सारी चीज़ें मेटा डेटा। तो अगर मैनिफेस्ट फाइल भी आ रही है तो वो उसकी कुछ वो होगी? मैनिफेस्ट फाइल नहीं, सॉरी, मैनिफेस्ट यूआरएल आती है, तो उस यूआरएल के अंदर अलग से मतलब 360p 1080p ऐसा होता है। हाँ, तो अरे तो फिर मतलब कि यही ये मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि हम बस वीडियो के, जैसे तुमने कहा कि वो रिटर्न ही करता है, तो फिर तो ठीक है, फिर तुम्हें बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो हो ही इस वे में ही हो रहा है कि यूजर की आईडी है, जब हमने रिक्वेस्ट मारी उस पर, तो वो हमें बस वीडियो आईडी मिली, URL मिला मेटा डेटा का, तो ठीक है, फिर तो करने की जरूरत नहीं है, मैं बस वही सोच रही थी, ऐसे ही होता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, हाँ, तो जो हम कैशिंग की बात कर रहे थे, कैशिंग यहाँ पे कहीं पे अप्लाई हो सकती है, अगर हम देखें कोई ऐसी रिक्वेस्ट है जिसमें हम कैश करें डेटा। अच्छा, मान लो कि कोई बहुत फेमस वीडियो ट्रेंड हो रही है, या फिर कोई बहुत ही फेमस ही सेलिब्रिटी है, उसकी लोग वीडियोस बहुत देख रहे हैं या कुछ ऐसा,
ठीक है, और उसमें मतलब ऐसे बहुत सारे यूजर्स आए, सबने ही वही रिक्वेस्ट करी, वही देखने चले गए वो, मतलब जैसे अब कोई मूवी आई है वो सारे वही मूवी देखे जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे आई वो वही देखे जा रहे हैं। तो इस केस में अगर 10,000 लोगों ने हमसे ये बोल दिया कि हमें वही सेम वीडियो रिटर्न करो, तो क्या प्रेशर नहीं पड़ेगा उस पे, हमारे सर्वर वगैरह पे, बाकी चीजों पे? हाँ हम बार बार रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इस केस में कैशिंग यूज कर सकते हैं, राइट राइट राइट। है ना, कर सकते हैं ना। हाँ तो हम इस केस में कैशिंग यूज कर सकते हैं और ये काफी काम आएगी। हम क्या कर सकते हैं कि जो हम देख सकते हैं कि कौन सी पॉपुलर वीडियोस है, कौन से पॉपुलर लोग हैं, पहले तो कौन से पॉपुलर लोग हैं, या फिर किस कंटेंट को बहुत ज्यादा वो ट्रेंड चल रहा है, कौन सा कंटेंट बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। बस उन चीजों को हम कैश करके रख लें। और कैशिंग भी हम पूरे वीडियो के तो करेंगे नहीं, उसमें भी हम क्या यूज करेंगे, हम की वैल्यू स्टोरी यूज करेंगे जो हम यहाँ यूज कर रहे थे, मतलब अलग बना सकते हैं। तो हम की वैल्यू स्टोरी यूज करेंगे कि हाँ ये ज्यादा ट्रेंड में है तो हम इसे स्टोर करके रख लें, उसकी एक कॉपी जनरेट कर लें, और जब भी यूजर ने बोला तो हम उसको हम कॉपी भेजेंगे, वो कैश हम वो कॉपी भेज रहे होंगे, ना कि पूरी वीडियो मतलब बार बार फेच करा रहे होंगे, बार बार इस पे लोड नहीं डाल रहे होंगे वर्कर सर्वर पे। ये वाली बात समझ में आई? हाँ, मतलब प्री कंप्यूटेड फीड आइटम्स अपने कैश में डाल रहे हैं, ऐसा ना? हाँ मतलब हाँ, ऐसे ये हमने ये तो चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट मतलब ज्यादा वॉच हो रहा है, कौन सा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वहां पे हम अपनी कंपटीशन बढ़ा सकते हैं जहाँ पे रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ जाए अचानक से। तो इसमें इस ऐसे केस में दो चीज़ कर सकते हैं, जैसे एक तो ये चीज़ें जो फेमस हो रही हैं ऐसा, और एक उसके रिसेंटली वॉच्ड आइटम्स को, इन दो चीज़ों को कैश में करके वो फिर उनके फीड एल्गोरिथम में जाएगी और वहां से अपने पास मतलब डेटा आ सकता है, उसको कैश कर लो। हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज कर सकते हैं, अगर देखो सुनो, अगर किसी एक यूजर है, जैसे अगर हम यूट्यूब देखें, कोई एक यूजर है, उसकी हमने उसकी पर्टिकुलर हमने वो रिटर्न करनी है सारी वीडियोस वगैरह, यूट्यूब का केस मान लें, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कैसे करेंगे? उसकी रिटर्न करनी है, मतलब उसकी फीड एक तरीके से रिटर्न करनी है, ऐसा? हाँ जैसे, हाँ अरे तुम मान लो इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं, इंस्टाग्राम है, मैं अपनी प्रोफाइल पे गई तो मुझे अपनी सारी पोस्ट दिख रही हैं हम्म, या अपनी सारी रील्स दिख रही हैं, तो वो अपने रील्स को को कैश करना है हमें? हाँ रील्स को कैश? नहीं, अगर अगर कैशिंग की बात, जैसे कि कोई पॉपुलर, जैसे कोई सेलिब्रिटी लाइक विराट कोहली रिटायरमेंट ले ली उसने आज, तो हाँ उसकी प्रोफाइल पे ज्यादा लोग जाएंगे। तो हम्म। आप यही कहना चाहते हैं ना कि इसकी जो बाकी वीडियोस हैं उन पे भी लोड आएगा, तो या ऐसा ही कह रहे हो ना? हाँ तो हम ये वही चीज है कि हम, हाँ लोड आएगा और कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल इंसान की भी फीड पे जाएं, मैं अपनी खुद की प्रोफाइल हाँ, देख रही हूँ, तो उसमें तो हमें ये मुझे नहीं करना चाहिए कि उसकी प्रोफाइल को ही कैश कर लेना चाहिए पूरी? प्रोफाइल को कैश कर लेना चाहिए, कर सकते हैं ये। फॉर अ एंड पर्टिकुलर यूजर उसकी किसी भी आईडी से मैप करके उसका पूरा डाटा कैश करके रखा हो, जब भी जरूरत हो कॉल करके बुला ले, यही चीज। हाँ ये कर हाँ, सकते हैं। अगर पूरा डाटा नहीं भी करना, क्योंकि जैसे किसी ने 200 वीडियो अपलोड की हुई है अपने इंस्टाग्राम पे, तो 200 वीडियो तो हमें नीड नहीं है, हाँ जो वही वो ऊपर ऊपर लिमिट। वाली वीडियो होती है बस वही करनी चाहिए। हाँ ये बिल्कुल सही बोला, ये अभिषेक था आई गेस। जैसे कि इंस्टाग्राम पे भी हमारा डेटा एक साथ में हमें सारी वीडियोस तो नहीं दिखती, हम नीचे नीचे स्क्रॉल करते हैं, तब वो धीरे धीरे मतलब बाद में आना स्टार्ट होती हैं। तो वही चीज हम ऐसा कर सकते हैं, जो उसकी मोस्ट विजिटेड है या फिर मोस्ट रिसेंट वीडियोस हैं मान लो, ठीक है, या फिर ये तो ज्यादा के केस में, अगर कि किसी कोई सेलिब्रिटी है उसका इंस्टाग्राम बहुत भरा हुआ है, मतलब रील्स ही रील्स जली हुई है उसमें, तो हम उसके स्टार्टिंग की मतलब जो मोस्ट रीसेंट रील्स हैं कुछ इस टाइप की हम, जैसे हमने कौन सा पढ़ा था, MRU और LRU करके, याद है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? मुझे भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा। याद है किसी को? मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, तुम लोगों को याद है? लीस्ट रिसेंटली करके कुछ होता है। हाँ लीस्ट रिसेंट यूज होता है शायद में, और मोस्ट रिसेंट यूज होता है। वो अगर हम लगाएं LRU और MRU,
इस केस में अगर हमें खुद की प्रोफाइल दिखाना है तो हम इस केस में ये लगा सकते हैं, इसमें इसके बेसिस पे कैश करा सकते हैं, और हम इसको भी यूज कर सकते हैं किसी केस में। अब वो तुम लोग सोचो किस केस में कर सकते हैं LRU यूज हम, लीस्ट डिसेंट यूज और मोस्ट डिसेंट यूज। इसका सोच के देखो। आ रहा है कुछ दिमाग में इसमें? लीस्ट रिसेंट यूज में हमारी ओल्ड चैट्स होंगी जो बहुत पहले हमने किसी एक इंडिविजुअल से की होंगी, मे बी, वैसे सोच रहा था। इसे तो कैश करने की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब ये तो एल्गोरिथम मतलब कुछ होती हैं, उसको तो कैश करने की जरूरत ही नहीं है इस केस में। देखो एक कोई यूजर है जिसके व्यूज आते हैं 5-6, बहुत ही कम, बहुत ही कम, तो क्या हमें उसे कैश करना चाहिए? मतलब जरूरी नहीं है। नहीं, ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमें देखो सेलिब्रिटी का, विराट कोहली का पता है भाई, उसकी प्रोफाइल सब देखने जाएंगे, बहुत लोग उसकी प्रोफाइल सर्च करेंगे, जाएंगे प्रोफाइल पे, तो उसको हमें कैश करके रखना ज्यादा जरूरी है। जरूरी भी इन द सेंस कि वो ज्यादा लोग आएंगे ही आएंगे, हमें पता है उस पर। और कोई बंदा है, कोई इंस्टाग्राम पे यूजर है जो कि प्राइवेट प्रोफाइल है, बिल्कुल, एक तो प्राइवेट प्रोफाइल है, तो वैसे ही लोग नहीं आने, बहुत कम आने, उसके फॉलोअर्स भी 50-60 ही हैं, तो हमें पता है भाई उस पर रिक्वेस्ट बहुत ही कम जाएगी, और अगर जाएगी भी तो हम उस टाइम पे उसे फेच करके भेज सकते हैं, या फिर देख सकते हैं ना कुछ, या फिर सिर्फ उसकी ही फेच करी हुई मतलब कैश करी हुई कॉपी उसके ही रीजन में स्टोर कर सकता है। अभी हमने रीजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि कौन से, अगर हमें रीजन में भी स्टोर करानी है अलग अलग जगहों पे, तो क्या करना है हमें, ये समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है। बस तो यही है, इसको कराने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो यार देखो इसमें ना हम ये एक रूल आ जाता है 80% 20%, अगर हम देखें तो मतलब क्या होता है कि हमारे पास 20% ऐसा डेटा होता है जो कि 80% ट्रैफिक ला रहा होता है। मतलब वही चीज है कि कुछ ही चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं जो हमारे लिए इतने मतलब यूजर्स ला रहे होते हैं। विराट कोहली की फीड में इतने ज्यादा लाइक और इतने ज्यादा व्यूज होते हैं, सेलिब्रिटीज मान लो, पॉपुलर लोगों को मान लो, और बाकी के बहुत ही कम परसेंटेज लोग होते हैं, तो उसमें इतना हमें जरूरत नहीं है, तो हमें उतनी कैशिंग करने की वहां पे जरूरत है नहीं। इनकी हम करके रख सकते हैं इसी मेथड से, मतलब मेटा डेटा वगैरह की वजह से। तो ये तो हमारा हो गया, हमने इन सब जगह पे कैशिंग यूज कर सकते हैं हम इन सारे सिनेरियोज में। एक और जगह भी यूज हो जाएगी कैशिंग, हम्म कि जब रील स्क्रॉल कर रहे हैं और पुरानी वाली किसी रील को दोबारा से देखना जो ऊपर कहीं रह गई, तो वहां पर भी कैशिंग यूज हो सकती है। तो टाइम के साथ कैशिंग होगी ना, जैसे हमने अपना डिवाइस बंद कर दिया तो वो कुछ टाइम के लिए कैश हमारे पास स्टोर रहेगा, बाकी तो सारा रिमूव हो जाएगा। ये कर सकते हैं यार, एक और चीज कर सकते हैं। अरे चलो ये तो बाद में आएगा। हाँ करो करो डिस्कस, क्या बोल रहे थे? कोई कुछ कह रहा था? सुखमीत भाई क्या कह रहे थे? नहीं, एक ही ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੀਲ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਲ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਟੋ ਰਿਮੂਵ ਹੋ जाएगा, वो दोबारा लोड होएगा। यार राइट राइट। मेरे को जरा हर समझ में नहीं यूजर आया ਜਿਹੜਾ पंजाबी, मुझे जरा समझ में नहीं आई। ਮੀਨਸ ਇਹ ਸੁਖਮੀਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਇਹ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਲ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अच्छा वो ਤੇ इंडिविजुअल ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿਮਿਲਰ ਰੀਲਸ ਵੇਖੀਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ। हाँ सुखमीत, इसमें मेरा एक डाउट है, जैसे आपने कहा वो करंट वीडियो को ही कैश करता है, मैं ऐसा कुछ नहीं उसमें कर सकते हैं कि टाइम स्टैम्प के बेसिस पे रखेंगे कि अभी यूजर करंटली एक वीडियो पे है, जैसे ही वो नेक्स्ट वीडियो पे जाएगा तो उस टाइम
2 सेकंड आगे हुए, जैसे मतलब 30 लास्ट 30 सेकंड की वीडियो हम उसकी कैश करके रख सकते हैं। जैसे वो 30 सेकंड से आगे गया, पीछे वाली वीडियो कैश से हटने लगी, ऐसे करके कुछ बेस्ड ऑन द नहीं, टाइम। जो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम कैशिंग के आप कह रहे हो वो ऐसे कर रहा है कि आपने जैसे रील देखी कोई और आपने उस रील को लाइक किया या शेयर किया, तो तभी वो उस रील का कैश स्टोर करेगा जब आपने उस रील को पूरा देखा है। अगर आपने उसे ऑटोमेटिकली स्क्रॉल कर दिया, वो उसका कैश स्टोर नहीं करेगा। ठीक है। ऑटोमेटिक स्क्रॉल कर दिया। हाँ, और जो अपना वो बैक में कैश स्टोर कर रहा है उसकी एक पर्टिकुलर साइज लिमिट है। जब जैसे वो साइज लिमिट कंप्लीट होती है, वो अपना फिर पीछे वाला कैश डिलीट कर दिया जाता है। टाइम स्टैम्प के वहाँ पर ही इशू, टाइम स्टैम्प नहीं है, क्योंकि जब हम ऐप को क्लोज कर रहे हैं, मतलब कि रिमूव कर रहे हैं अपनी, वो जो कैश है वो सारा क्लियर हो रहा है। क्योंकि हमने देखा ना, एक बार जब हम रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हम ऊपर भी चले जाते हैं, तो वो जहां से हमने स्टार्ट किया होता है वो बटन प्रेस करके हम रील वाले सेक्शन में गए होते हैं, वहां तक कि हमें पुरानी वाली भी दिख जाती हैं। वो कैश हो गई होती है तब तक। जो वो इंडिविजुअल कैशिंग होगी जो कि टेम्पररी हाँ, बेसिस पर ही चलती है। और वो यूजर पर्टिकुलर यूजर के लिए हो रही होती है, तो वो उस टाइम पे यूजर आईडी के थ्रू वो कैश हो रही होती है, क्योंकि अकेला इंसान है, उसकी अलग फीड होती है, हर इंसान की अलग अलग फीड आती है। तो उसकी और कैशिंग इसमें की जरूरत नहीं है, फॉर सेशन ओनली। हाँ, सेशन के हाँ, ये भी कर सकते, बट हाँ, उस पर्टिकुलर इंसान के उस पर्टिकुलर सेशन के लिए, जब तक उसने हटाया नहीं है, वो इंस्टाग्राम बंद नहीं किया है, मतलब। देखो, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे। एक होती है सर्वर साइड कैशिंग और एक होती है क्लाइंट साइड कैशिंग। जब आप इंस्टाग्राम को यूज करोगे तो जो आपकी रील्स कैशे हो रही है वो सर्वर पे नहीं हो रही, वो आपके लोकली फोन पे हो रही है। तो उसको हम क्लाइंट साइड कैशिंग में काउंट करेंगे। तो आपके लोकल फोन के अंदर वो वीडियो सेव होती रहेगी। मान लो पिछली 10 वीडियो सेव हो गई है, तो आप 11वीं पे गए तो आपकी पहली वीडियो डिलीट हो गई। बट ये इसका लोड आपके इंस्टाग्राम के सर्वर्स पे नहीं होगा, आपके लोकल मशीन के ऊपर होगा। तो जब भी आप उसको मेमोरी से हटाओगे तो फिर उसकी सारी की सारी वीडियोस डिलीट हो जाएंगी। तो कोई भी यूजर आईडी के रिलेटेड इसके साथ आई डोंट थिंक कोई कैशिंग होनी चाहिए, वो लोकली ही सारी कैशिंग होगी इस केस के अंदर। तभी तो लोकल कैश में जब हम रीसेंट ऐप बंद करेंगे तो सारा डाटा रिमूव हो जाएगा कैश का। यस। अच्छा अरमान, जैसे तुमने कहा कि सर्वर साइड रिकॉर्डिंग कैशिंग, ये हम कौन से सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं इधर? देखो, कैशिंग हम जब सर्वर साइड पे करते हैं तब हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कितनी रिक्वेस्ट आ सकती है हमारी एक कंटेंट की। मान लो जैसे हमने एग्जांपल ली, विराट कोहली ने वीडियो अपलोड की है, उसने कोई पोस्ट अपलोड की। अब उन्होंने क्या करा कि उनको पता चल गया कि लोग इसको देख रहे हैं, उन्होंने उस वीडियो को डेटाबेस से उठा के मेमोरी में डाल दिया, रेडिस में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, जो कि फास्ट आपको प्रोवाइड कर सकती है सर्विस। एक बार वो वीडियो पूरी की पूरी आपकी लोकल मशीन पे आ गई तो वो अगर आप उसको रिप्ले करोगे तो वो दोबारा सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं मारेगा, वो वहीं से ही उठा लेगा। अगर आपने कभी नोट किया हो यूट्यूब के ऊपर, आपकी अगर पूरी वीडियो डाउन हो गई है प्ले, उसके बाद आपने नेट बंद कर दिया, आपने स्क्रॉल बैक किया तो वहीं से प्ले हो जाएगी, तो वो दोबारा रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं मारेगा कभी भी। तो नंबर ऑफ यूजर्स को, जब डिफरेंट यूजर्स को आपने रिक्वेस्ट प्रोवाइड करनी है तो वो सर्वर साइड कैशिंग में काउंट हो सकती है। लेकिन अगर एक ही यूजर बार बार सेम चीज को रिक्वेस्ट मार रहे हैं तो उसके लिए हम क्लाइंट साइड कैशिंग को यूज कर सकते हैं कि सेम कंटेंट को उसकी लोकल मशीन में ही सेव करवा दिया। वैलिड पॉइंट। हाँ, कर सकते हैं ये, जैसे कि हाँ, जैसे ये भी ये था कि सेलिब्रिटी वाला पॉइंट था, वो तो है वैलिड कि उसमें हम सर्वर साइड कैशिंग करा सकते हैं। एक आधी और यूज केस भी है। अब जैसे कि हम यहाँ तक तो किसी को कुछ और डाउट नहीं है ना, अगर आगे बढ़े तो? ना ठीक है, अब हमारे पास एक चीज आती है कि हमने वीडियो डिलीवर करनी है बैक टू यूजर। अभी तो हमने स्टोर करा ली, कैश करा दी, ठीक है, सब कुछ हो गया, सब कुछ देख लिया। तो जब अब यूजर को डिलीवर करनी है, डिलीवरी पे आ गए हम, ठीक है, तो ये प्रॉपर मोस्टली तो ये इसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, CDN। यार कितनी गंदी हैंड राइटिंग हो रही है। CDN क्या होता है पता है?
CDN पता है किसी को कुछ आइडिया? CDN ऐसे ही होता है ना, जैसे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यूजर मैं हूँ इंडिया में, टिकटॉक का सर्वर यूएसए में है, तो मेरे को उसको एक्सेस करना है तो वो लेटेंसी आएगी। तो CDN में ऐसे दिल्ली मुंबई ऐसे ऐसा होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, है ना। CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग सर्वर के मतलब सर्वर को अलग अलग जगह पे रख देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, तुमने एक जगह पे सर्वर रखा है, मतलब इंस्टाग्राम है, वो इंडिया का सर्वर इंडिया में रखा हुआ है, बस वो क्रैश हो गया, वो उसमें कुछ दिक्कत आ गई, अब क्या तुम्हारा पूरी एप्लीकेशन बंद पड़ जाएगी? उसमें तो हम इस केस में हम मतलब एप्लीकेशन बंद कराने से अच्छा है कि हमें कहीं ना कहीं पे उसे और स्टोर भी करना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा कि अगर हमने यूएसए में रख रखी है तो हमारी यूएसए वाली रिक्वेस्ट से इवन दो वो लेट आएगी थोड़ी सी, बट आएगी तो सही, बैकअप ऑप्शन हमने रख तो रखा है एटलीस्ट। तो जो भी नियरेस्ट सीडीएन सर्वर पड़ा होगा वहां से रिक्वेस्ट मेरी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, तो जो भी नियरेस्ट जो भी हमारा सर्वर होगा उससे रिक्वेस्ट फेच होके रिक्वेस्ट वो हो जाएगी, मतलब क्लियर हो जाएगी। और प्लस रिक्वेस्ट जब हम फेच कर रहे होंगे तो हम इधर भी कैश यूज कर सकते हैं। जस्ट इन केस मान लो एक यूजर है, ठीक है, यूजर 1 उसने रिक्वेस्ट करी इंडिया वाले सर्वर, मतलब कुछ इंडिया में बैठा है वो, तो उसने रिक्वेस्ट करी इंडिया वाले, तो इंडिया वाले ही सर्वर पे दे दी, ठीक है। अब ये कर गया क्रैश। अब क्या हुआ, इसने ये वाली इसकी रिक्वेस्ट चली गई तुरंत, CDN ने ये करेगा, CDN ने रिक्वेस्ट इधर भेज दी यूएसए वाले सर्वर पे। हमने इसको क्या करा, एक जगह लोकली स्टोर, जब हम भेज रहे होंगे वापस इधर भेज रहे होंगे तो हम लोकली स्टोर करा लेंगे, है ना, कैश करा लेंगे यहाँ पे, और ये सर्वर साइड कैशिंग होगी। यार बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग हो रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे से कैश करा लिया और फिर भेज दिया। अब यूजर 2 आया, उसने फिर से मांगी वही वही सेम ही रिक्वेस्ट मांगी, तो हमने कैश डायरेक्टली भेज दिया, क्योंकि हम दूर से डिलीवरी करा रहे थे ना वैसे भी। तो कैश हमें के पता अंदर चला इसके कैश के अंदर वीडियो के सेगमेंट्स ऐसे होंगे, कैश ऐसा होगा। ये डिपेंड करता है कि हम क्या कैश करा रहे हैं। सेगमेंट्स कराने हैं हमें कि हमने मेटा डेटा कराना है कि क्या कराना है, ये डिपेंड करता है कि हमारी मतलब क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम थोड़ा सा डिले हैंडल कर सकते हैं तब तो हम मेटा डेटा कराएं, फिर अगर नहीं कर सकते तो हम थोड़ा बहुत चंक्स में कुछ कराएं। मतलब ये सच देखना पड़ेगा कि हमने कैसे स्टोर कराना है, कैसे कैश कराना है। मतलब तो मैं भी तो कह रही है जो कैशिंग है वो रीजन वाइज हो सकती है, क्योंकि जो डेटा डिलीवर हो रहा है यूएसए में इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डेटा दैट इज बीइंग डिलीवर्ड इन इंडिया, राइट? नहीं, डेटा जो स्टोर हो रहा होता है वो सर्वर्स अलग जगह पे हैं, डेटा तो सेम ही स्टोर करेंगे हम, क्योंकि देखना तू समझ, तो तेरी एक पिज्जा शॉप है, दूसरी पिज्जा शॉप है, एक पिज्जा शॉप में लाइट वाइट चली गई, सब कुछ बंद पड़ गया, पिज्जा वही रहेंगे, हो सकता है तुमने थोड़े से कम रख रखे हो यहाँ पे, लेकिन तुम फिर इस दूसरी वाली शॉप को कंटिन्यू कर दोगे, तुम बोलोगे भाई उधर से डिलीवर करवा दे, वो सेम चीज। वो मैं कैशिंग की बात कर रहा था कि डिफरेंट रीजन्स के लिए फिर कैशिंग वो स्टार्ट कर देगा। जैसे यूएसए के लिए तो डायरेक्टली है, बट जो इंडिया के यूजर्स अगर यूएसए के सर्वर को कर रहे हैं तो उनके लिए तुमने देखा ना कि कैशिंग करेंगे यूजर 1 यूजर 2 के लिए, जो इंडियन यूजर्स होंगे हम्म तो उस यार हिसाब ये, से। हाँ हाँ, हेलो, हम्म। कोई कुछ कुछ कह रहा था, कुछ इंटरप्ट हो गया था बीच में। नहीं बोल। देखो जैसे मैंने ये अज्यूम किया कि जैसे इंडिया की इसने मतलब इंडिया का था, इसने रिक्वेस्ट मारी, ठीक है, रिक्वेस्ट इधर चलेगी, वो सेम रिक्वेस्ट फिर से आ रही है, मतलब पहली बार में तो हमें पता नहीं चला, अगर वो वही सेम रिक्वेस्ट एक दो बारी आई है, जैसे जस्ट इन केस, हाँ विराट कोहली वाली जो था, विराट कोहली की पोस्ट देखनी है या रील देखनी है, हमने रिक्वेस्ट मारी, इंडिया का सर्वर क्रैश हो रखा है, हमने भेज दिया, हमें पता था। इस केस में भी हम ये प्रायोरिटी चेक कर रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट इस चीज की बार बार आई है, तो अगर हम बार बार यूएसए के सर्वर से भेजेंगे तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम वहां पे भी कैश यूज कर सकते हैं, जस्ट कि हाँ इधर भी एक यूज केस बन सकता है कि यहाँ पे हम सर्वर साइड SSR वाली कैश यूज कर सकते हैं, सर्वर साइड कैशिंग कर सकते हैं, जैसा अरमान ने कहा था।
क्योंकि यहाँ पर यूजर डिफरेंट है, यूजर की अपनी वो नहीं है, मतलब अपनी ही उस पे सिस्टम पे नहीं हो रही है, तो इधर भी हो सकती है। मैंने सर्वर साइड कैशिंग सुना था ना, तब उस केस में मेरे को दिमाग में आया कि ये भी यूज केस है उसका। तो इसका एक यूज केस ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कोई वीडियो वायरल होगी और उस पर 10 मिलियन व्यूज आ गए 10 मिनट में, तो अगर मतलब सीडीएन वाली कैशिंग नहीं होगी तो 10 के 10 मिलियन जाएगी सर्वर पे रिक्वेस्ट, और वो मतलब डाउन हो ही जाएगा इतनी देर में। तो इसके लिए क्या होगा कि सीडीएन में ऐसा होगा कि सबसे पहली रिक्वेस्ट तो ओरिजिन को जाएगी और वो बाद में उसको कैश में स्टोर कर लेगा, तो वो सर्वर पे कॉस्ट मतलब नेग्लिजिबल ही आएगी, जीरो ही आएगी एक तरीके से, क्योंकि एक ही बार हिट हुआ सर्वर, तो बाकी कैश में चला गया सीडीएन में। हाँ, यही चीज है। देखो वही सर्वर ने सिर्फ बस एक बारी रिक्वेस्ट, एक या दो बारी, मतलब जितनी मिनिमम हो सकती है उतनी बारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मतलब किया, उसे डिलीवर किया, फिर तो हम कैश में स्टोर करा रहे हैं ना, फिर तो हमें सर्वर की वो है ही नहीं, उसमें सर्वर पे लोड ही नहीं पड़ रहा फिर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरी मतलब डिलीवरी तक का हमें समझ में आ गया हमें। एक चीज यही थी जो हमने 80-20 रूल था, वो यही चीज था कि जो सीडीएन होते हैं ना, ये काफी मतलब थोड़े से एक्सपेंसिव तो होते हैं, तो वही प्रायोरिटी बेसिस पे हम स्टोर करा लें, वो हेल्पफुल होगा। तो वही चीज थी कि हमें जो चीजें ज्यादा यूज हो रही है उसे स्टोर करा कैश करा लें, जो चीज कम हो रही है उससे ना कराएं या बैकअप में ऐसा ना रखें। तो लास्ट चीज आती है इसके अंदर, वो ये होती है कि हम अपने इसको सिस्टम मतलब जो भी हमने सिस्टम बिल्ड किया है उसे हम स्केलेबल कैसे करें, और उसे हम फॉल्ट टॉलरेंट कैसे बनाएं। एनी आइडिया, कुछ दिमाग में आ रहा है? चलो, नॉर्मली चीज है ये तो हमने पहले डिस्कस कर ही चुके हैं हम, ये बातों में कि स्केलेबल और फॉल्ट टॉलरेंट कैसे बनाएं। तो इसमें ये चीज है ना। कैप थ्योरम उसके थ्रू, क्या कैप थ्योरम के थ्रू कह रही है? कैप्चर क्या? कैप थ्योरम। क्या कैप थ्योरम? तो चलो हाँ, वो तो यूज होगी वो तो यूज होगी ही। हाँ मतलब इसमें यार ये चीज है, इसमें कॉन्सेप्ट आता है, सबने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, मतलब नाम होता है लोड बैलेंसिंग। नाम है, चीजें बहुत ही नॉर्मल है, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, इसको ये मतलब सिस्टम है, या फिर मान लो यूजर है, मतलब सिस्टम ही है ये, इसने कोई रिक्वेस्ट भेजी तो एपीआई जो सर्वर था, अरे यार सीधा ये टेक्स्ट में लिख दो ना, वो टेक्स्ट वाले बॉक्स में। वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, ये बहुत ही माउस से होता ही नहीं है। हाँ, तो एपीआई सर्वर को हमने भेजी, ये रिक्वेस्ट भेज दी। अब इसने क्या किया, हमारे मतलब अलग अलग, एक एपीआई सर्वर तो होगा नहीं, मतलब अलग अलग रिक्वेस्ट हम भेज रहे होंगे, ऑब्वियस बात है, फिर अलग अलग जा रही होंगी, तो ठीक है, एक एपीआई सर्वर ये था, एक एपीआई ये था, और एक एपीआई दूसरा, ये तीसरा है, ठीक है। इसमें से एक खराब हो गया, मतलब एक फेल हो गया, ठीक है, ये वाला फेल हो गया पहला वाला, तो हम बस डायरेक्टली हमें पता चल गया कि हमारा एक फेल हो चुका है, तो हम रिक्वेस्ट इसको ना भेजते हैं, इसको इस पे तुरंत ही रिक्वेस्ट को रोक के हम इधर बाकियों पे डालना शुरू कर देंगे ना, बाकियों पे थोड़ा लोड बढ़ेगा, बट एटलीस्ट डिलीवरी फेल तो नहीं होंगी। हमारी 2 पिज्जा शॉप है, हमारी एक पिज्जा शॉप बंद पड़ गई, बट उस पे भी रिक्वेस्ट जा ही रही है और यूजर्स को मिल नहीं पा रहा पिज्जा, तो यार उससे बढ़िया है कि हम बाकी पे थोड़ा प्रेशर आएगा बट उधर भेजें, एटलीस्ट डिलीवर कुछ तो कर पाएंगे। बट सीइंग लोड बैलेंसिंग के कारण क्लस्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ये तो क्लस्टर इंक्रीज। क्या क्लस्टर्स?
हाँ, क्लस्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे वो अलग अलग एपीआईज के कारण। ये तो होंगे। अब देखो, नहीं नहीं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कैप थ्योरम से, कि हमें अवेलेबिलिटी रखनी ही पड़ेगी इसमें अच्छी। हम अगर अपनी एप्लीकेशन पूरी ही बंद कर देंगे थोड़ी, मतलब जैसे अभी हमने कहा कि हमारा ये क्रैश कर गया, ये वाला सर्वर, एक सर्वर क्रैश कर गया, इधर जो रिक्वेस्ट जा रही थी, इधर जितनी भी रिक्वेस्ट जा रही थी वो जाना ही बंद हो गई, और उसका रिस्पांस देना ही इतना कुछ कुछ सेट ऑफ यूजर्स कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। वो ज्यादा बेटर है, या फिर ये बेटर है कि सारे यूजर्स देख पा रहे हैं बट थोड़ी सी कम रेजोल्यूशन के साथ, या कुछ ऐसा, या फिर थोड़ा सा टाइम का वो है बट देख पा रहे हैं वो, या फिर बिना कुछ ना से कुछ बेटर है ना। और हमें अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना है। तो इस केस में अगर हम लोड इनमें डिवाइड कर रहे हैं, थोड़े पे सब पे थोड़ा थोड़ा ज्यादा पड़ेगा बट डिलीवर तो हो पाएगा ना। ये आया समझ में? हाँ आ गया। बस तो यही कर देते हैं, हम लोड बैलेंस कर देते हैं, बस वही चीज है। कोई इंसान छुट्टी पे गया तो बाकियों पर प्रेशर ज्यादा आता है, तो वही चीज है, बस नॉर्मल चीज है। ठीक है, तो एक और चीज होती है, लास्ट कंसेप्ट है इसमें, डेटाबेस के अंदर हम एक और चीज कर सकते हैं। तुम सोचो कि हमने सारा, जैसे हमने डेटाबेस जो किया था, जो हमारा डेटाबेस था, इसी से रिलेटेड है ये चीज। जो हमारा ये डेटाबेस था, ये हमारी सिंगल ही मशीन कर रखी है हमने, ठीक है। हमने सिंगल एक ही डेटाबेस कर रखा है, तो यार ये तो हमारे केस में काम आ नहीं पाएगा, दिक्कत होगी हमें। सारा प्रेशर इस पे झेल, मतलब रिक्वेस्ट भी सारी इस पे जाएंगी, ये दे भी रहा होगा। इवन तो हमने उसको डिवाइड कर रखा है बट स्टिल इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसी सिस्टम्स के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब एक आधी सिस्टम पे हम रिलाई नहीं कर सकते डेटाबेस पे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, और फेलियर्स के केस में भी, जब फेलियर्स हो रहे हैं उस केस में हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट होता है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। ये पता है, लोग सबको पता होगा, वैसे तो सुना तो होगा ही है यार। स्पेलिंग क्या होती है? ये वही है ना, दो डीबी की दो कॉपी बनाते हैं, एक से रीड करते हैं, एक में इंसर्ट करते हैं। हाँ, यस, बिल्कुल सही। तो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो मास्टर है उसके पास हमने ज्यादा राइट्स, मतलब उसके पास ज्यादा, मतलब परमिशन होती है राइट वाले फंक्शंस को करने की, और एक स्लेव होता है उसके पास रीड करने की राइट ज्यादा होती है। कुछ भी डेटा को, मतलब वो करने का, रीड राइट करने का, मतलब एडिट वगैरह करने का, भेजने का, और रीड की इसके पास ज्यादा होती हैं। तो हमारे सिस्टम के हिसाब से जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमारी रीड इज टू राइट का रेशियो था 100:1। 100 लोग रीड कर रहे हैं, उस 100 में से एक लोग कोई अपलोड कर रहा है, अपलोड करने वाले कम होते हैं। तो क्या इस केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम, मतलब अगर हम देखा जाए तो अगर हम 10 स्लेव लगा दें, क्योंकि हमें रीड ऑपरेशन ज्यादा चाहिए, और उसके करस्पॉन्डिंग एक मास्टर लगा दें, हमारे मतलब कंजप्शन है ऐसा कुछ भी, मतलब वो तो अपने सिस्टम के हिसाब से होगा। हम ऐसा कर सकते हैं कुछ, हेलो कर सकते हैं। बस ये कर सकते हैं। तो यार इस केस में ये होता है कि अगर तो तुम्हारा मास्टर जो कि ऑपरेशन दिख रहा था अपलोड वाला, मतलब ये राइट वाले अपलोड वगैरह वाले, ये फेल हो गया, तुम्हारा मास्टर ही फेल हो गया, अब क्या होगा? मास्टर फेल हो गया, तुम्हारे पास उस केस में 10 स्लेव तो होंगे, एक मास्टर था वो छुट्टी पे, मैनेजर छुट्टी पे चला गया, अब बाकी सारे तो होंगे ना काम करने वाले। तो उसमें से एक जो टेक लीड होगा, टीम लीड होगा, वो एक आधे दिन के लिए मास्टर की जगह पे आ सकता है, और बाकी सारे काम थोड़ा थोड़ा ज्यादा करके डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। ये आई समझ में? हाँ वही था कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर ब्रेक ना हो। क्या? यही होगा ना इसका, कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर इस तरीके से ब्रेक ना हो।
हाँ, तो हमारा मास्टर जो राइट ऑपरेशंस देख रहा था, अब वो फेल हो गया, ये फेलियर पे आ गया किसी भी रीजन से, XYZ रीजंस की वजह से। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारे स्लेव वो थे, रेप्लिकाज होते हैं वो इसके ही, बट थोड़ी सी बस परमिशन अलग होती है। उसमें से एक ने थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने मास्टर वाली सारी चीजें हैंडल करी, और बाकी 9 स्लेव्स ने अपना काम ऐसे ही कंटिन्यू रखा। थोड़ी थोड़ी बस थोड़ा सा लोड पड़ा हुआ है इन पे बस। तो ये इसमें आर्किटेक्चर भी हम फॉलो कर सकते हैं। इसमें मुझे एक डाउट है, जैसे कि मास्टर स्लेव हम यूज कर रहे हैं, मास्टर में इंसर्शन वगैरह हो रही है और स्लेव में हो रही है रीडिंग ऑपरेशन। तो हम लाइक अज्यूम कर लेते हैं कि मास्टर में कोई डाटा इंसर्ट हुआ और उसी मिली सेकंड के अंदर किसी ने वही सेम डाटा को रीड करना चाहा, बट जब उसने रीड ऑपरेशन किया तब रीड वाले डीबी के अंदर वो रेप्लिका उसका फॉर्म मैप नहीं हुआ था, तो डाटा की मतलब कंसिस्टेंसी यहाँ पे लूज हो गई थोड़ी सी लूज हो सकती है। या फिर हम उसमें यार एक चीज कर सकते हैं, मतलब जैसे जो ये मास्टर स्लेव होता है ना, इसमें मतलब ये बिल्कुल ही अलग अलग काम नहीं होते। ये जो स्लेव होते हैं इतने सारे हम जो ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये रेप्लिका होते हैं तो अपने अपने मास्टर के थोड़े थोड़े, मतलब थोड़ा सा काम इसका ये भी मतलब हैंडल या फिर देख रहे होता है थोड़ा सा, मान लो। तो अगर लेकिन हम अगर स्टोर वगैरह भी कराएंगे, फिर भी हमें क्या पता कभी भी मास्टर हो जाए, बंद पड़ जाए। एंड इसमें एक डाउट और है कि हमने चलो अज्यूम भी कर लिया, एक हमने मास्टर बना लिया एंड 10 स्लेव बना लिए, काफी सारा डाटा ये हैंडल कर रहे हैं, बट इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के लेवल का डाटा मतलब ये भी क्रैक कर सकते हैं हम। जैसे लोड बैलेंसर हमने लगाया नहीं, वैसा हम डेटा सेंटर बना सकते हैं। तो डेटा सेंटर के अंदर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ मास्टर स्लेव्स होंगे। लाइक एक डाटा सेंटर में 10 मास्टर स्लेव की कॉम्बिनेशन है, और उस हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर 10 स्लेव एंड एक मास्टर, ऐसे करके कुछ। और वो जो डाटा सेंटर होगा वो देखेगा किस कॉम्बिनेशन को कितना मतलब देना है लोड अपने बेसिस पे, ऐसा करके कुछ कर सकते हैं। तुमने इस केस में तुम कह रहे हो कि हम कॉम्बिनेशन में, हाँ, तो वो अगर तुम्हारी एप्लीकेशन काफी अच्छे लेवल पे है, काफी ज्यादा, जैसे हमारे लेवल पे हमने सिर्फ 10K यूजर्स का माना था, ठीक है, तो हमें ये अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। और यही ऐसे ही होता है मोस्टली, कि हमने अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स थे वहां के अलग अलग हमने मास्टर स्लेव्स बना दिए, उसमें लोड बैलेंस कर रहे हैं और वो रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं। मास्टर स्लेव अपने अपने रीजन में अपने अपने जगह पे ऐसे कर सकते हैं। बट जो अगर हम अपने डाटाबेस के साथ या सर्वर के साथ में देखें, तो वहाँ पर एक मास्टर के पीछे ऑड नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं, कि उसने एक वर्कर अपने पास रखा होता है कि अगर कोई वर्क बैकअप वर्कर एक तरह, और मल्टीपल मास्टर्स होते हैं, नहीं, और वो मल्टीपल मास्टर्स ही अपने अंडर जो स्लेव्स होते हैं उसमें डाटा डिवाइड करते हैं। और एक मास्टर के अंदर कभी भी 10 वर्कर्स नहीं ऐड करते, वर्कर उस हिसाब से मास्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। ये प्योरली एक अजम्पशन था, ये ऐसा था नहीं कि हम यही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप शायद स्टार्टिंग में नहीं आते, हमारी रीड ऑपरेशन ज्यादा है यहाँ पे। नहीं, रीड ऑपरेशन जा रहे हैं, बट जो हम लेटेस्ट आर्किटेक्चर जो यूज हो रहा है जैसे सर्विस में भी, वहाँ पे एक मास्टर के अंडर जो वर्कर है उसके अंडर भी वर्कर्स आ रहे हैं। एक तरह मल्टीपल ट्री बन गया, और वो जो अंडर वर्कर्स हैं, वर्कर के अंडर जो सब वर्कर्स हैं, और वो अपने में कम्युनिकेट करके डाटा शेयर कर रहे हैं। वो अंडर वर्कर्स कौन से थे यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था? वो अंडर वर्कर्स ही वाले थे, सब वर्कर्स। हाँ, तो ये ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये तो बड़े लेवल पे हो गया कि मैनेज कौन करेगा, उसकी बात होगी। जो अंदर काम कर रहे हैं वो तो इधर हम मैनेज कर ही रहे थे ना, क्यू से अंदर सर्वर वाली लेयर से। बट जो अगर हमारे वर्कर्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो तब हम एक वर्कर को एक जैसे वर्कर को सब मास्टर ट्रीट कर देते हैं, कि अगर मास्टर फेल हो गया तो वर्कर एज ए मास्टर की प्लेस ले लेगा। वही तो किया हमने यहाँ पे, मास्टर फेल हो गया, एक स्लेव आया, मतलब वो सब वर्कर जो आप कह रहे हो वो स्लेव ही है यहाँ पे, उसने उसकी प्लेस ली। बोल
हाँ जी। मुझे ये पूछना था कि जो आपने अभी बताया कि वर्कर बनेगा, तो वो आप मास्टर और स्लेव से एक अलग थर्ड कैटेगरी डिफाइन कर रहे हो, या वो उन दोनों में से लाई करती है? ना ना, जो हमारा सबसे पहला वर्कर होगा मास्टर के बाद, हम्म वो ऑटोमेटिकली एक तरह सब मास्टर की तरह वर्क करेगा। जो उसके अंडर होगा वो सब मास्टर की तरह वर्क करेगा और वो ही सब कुछ हैंडल करेगा। आफ्टर मास्टर को कुछ भी होता है तो उसके अंडर भी जो उसके बाद जो अगला वर्कर बनता है फिर वो एज सब मास्टर ट्रीट करता है। और अब एल्गोरिदम ऐसे वर्क कर रही है कि जब मास्टर फेल हो जाए तो एक जो सब मास्टर है, जो अभी करंट मास्टर बना है, वो अपने पुराने मास्टर को भी रिवाइव करने के लिए अपील कर सकता है। अब जो एल्गोरिदम जो वर्क कर रही है करंटली, इस एल्गोरिदम का कोई नाम है? हाँ जी, इसका कोई नाम है एल्गोरिदम का, मतलब कोई ये आइडिया? एल्गोरिदम नाम नहीं, बेसिकली मैंने इसका जो स्टडी किया था जब AWS के क्लस्टर बिल्डिंग में, तब मैंने लोड बैलेंसिंग में स्टडी किया था कि जो एल्गोरिदम ऐसे वर्क कर रही है, जो हमारा कुबरनेटिस है वो इस चीज़ के साथ हैंडल कर रहा है ऐसे। ओके, गॉट इट। अच्छा, मतलब एक मिनट, जो आपने बोला ये, जैसे कि हमारे पास एक मास्टर था, अभी 10 स्लेव थे, ये अजम्पशन है, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, सोचा था हमने। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। एक मास्टर के अंडर हम मैक्सिमम 3 से 5 स्लेव रखते हैं, हमेशा ऑड नंबर ऑफ स्लेव्स। हम्म कभी भी इवन नंबर ऑफ स्लेव्स नहीं होंगे, हमेशा ऑड नंबर ऑफ स्लेव्स होंगे। जितने ज़्यादा स्लेव इंक्रीज होंगे उतने ज़्यादा मास्टर्स बढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम n+1/2 की फॉर्मूला यूज करके मास्टर और स्लेव को क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब वो फिक्स होते हैं हमारे हाँ, मास्टर वो और स्लेव्स फिक्स्ड को हमने होंगे। रखते हैं। उसके अंदर स्लेव के अंदर अ, अलग वर्कर्स आ जाएंगे। 3 स्लेव्स रख दिया हमने, ऑड बोला ना आपने, 1 मास्टर था, 3 हाँ, स्लेव रख दिया। 3 स्लेव्स रखे हैं और 3 स्लेव्स के अंडर अब अलग स्लेव्स आ जाएंगे जो कि वर्किंग हम हैंडल है। और इसके अंदर हम स्लेव इंक्रीज कर सकते हैं, मास्टर्स के अंडर डायरेक्ट स्लेव इंक्रीज नहीं कर सकते। अच्छा, तो मैं समझी, आप ये कह रहे हो कि हमारे पास 3 स्लेव्स, एक मास्टर था, 3 स्लेव्स थे, अब इन तीन तीन अलग अलग ये स्लेव्स हो गए, मतलब इनके इनके अलग अंदर, स्लेव्स होंगे। हाँ, और जो इनके अंडर अलग स्लेव्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो मास्टर के अंडर स्लेव्स होंगे वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये मास्टर हो गया फेल। हम्म, अब इसमें से एक कोई मास्टर बनेगा। एक मास्टर बन जाएगा जिसने अपने सबसे पहले बना था, और इस थर्ड स्लेव के साथ एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्लेव क्रिएट हो जाएगा फिर, जो तो इसकी थर्ड स्लेव बन जाएगा फिर। एक मिनट, अब हमारे पास 2 स्लेव, उस इन 3 स्लेव्स में से एक मास्टर बन गया, ये अब मास्टर बन चुका है। हम्म, स्लेव जो था, यहाँ पे 2 स्लेव्स और हैं अभी भी, इनके भी 3 3 मान लेते हैं, 3 3 स्लेव्स हैं। ठीक है, हम्म। ऐसा कुछ। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो अब जो स्लेव है वो मास्टर बन गया, और वो स्लेव जो ऑटोमेटिकली अपने अंडर स्लेव को अपनी राइट्स अपने दे देगा। हाँ ठीक है। आर्किटेक्चर वही रहेगा कि जैसे चल रहा है, बट वो है कि अब हम्म। हायरार्की चेंज हो जाएगी। और जब मास्टर रिस्टोर होगा या अपने आप को दोबारा मास्टर आएगा नया, जो यूजर अपने आप देगा, हम जैसे मास्टर दोबारा साइन करेंगे, बिकॉज हम कभी भी स्लेव को मास्टर नहीं बनाते, हम्म क्योंकि जो मास्टर में कोड है हमारा चल रहा है वो कभी भी हम स्लेव में नहीं चलाने को चाहते, बिकॉज स्लेव आगे अपने डिस्ट्रीब्यूट करता है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, स्लेव डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, हम मैं समझ गई फिर, मतलब कि इसमें ऐसे हो रहा था कि हमने मास्टर, अब ये मास्टर ये बन गया था, मास्टर ये नया मास्टर हम्म, बन गया स्लेव में से। हाँ जी, तो ये आगे अगर ब्रेक फेल हुआ तो ये अपने स्लेव में से किसी को मास्टर बनाएगा। हाँ जी। बट उससे पहले ही हम ऐसे अपना बैकअप लोड बैलेंसिंग में रखते हैं कि जो मास्टर फेल हुआ है एक नया ऑटो मास्टर जनरेट हो जाए एज उस स्लेव की जगह कि ज़्यादा, क्योंकि अगर स्लेव के पास सारे राइट्स आ गए तो वो सारा क्लस्टर्स में शेयरिंग हो जाएगी। वो शेयरिंग हो जाएगी। हाँ, और मास्टर्स कभी भी अपना डाटा शेयर नहीं करता, वो सिर्फ कमांड पास करता है। ठीक है, ओके, सही है फिर तो।
क्योंकि ये मैंने तो अभी मेरे को अभी काफी पढ़ना है, मैं इस सेशन के लिए बस 2 घंटे पहले ही पढ़ के आई हूँ, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था। ठीक है, मतलब इस पे ये पूरी ही आर्किटेक्चर है, इसको पूरा ही समझना पड़ेगा अच्छे से कि इन डेप्थ में क्या हो रहा है। ये साथ में अपने S3 बकेट को भी साथ में सपोर्ट करेगा, क्योंकि मास्टर के पास S3 बकेट के राइट होते हैं, स्लेव के पास नहीं होते। ओके, अगर स्लेव के पास S3 बकेट के राइट हो गए तो बकेट जो है वो मैश स्ट्रक्चर में चली जाती है और वो सारी क्रैश होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और ये हमने यूज करी किस वजह से थी? हमारा ये हम वही जो यूज मेन करते हैं अगर हम अपनी ऐप की तरह यूज करें, लोड बैलेंसिंग की तरह EC2 इंस्टांस में यूज करते हैं, जैसे कोचे टेक में फिजिटल में यूज करी जा रही थी, यहाँ पर 3 मास्टर्स थे और उनके थे लिए अलग अलग स्लिप्स थे। तो वही है, जितनी भी चीजें हमने करी हैं बेसिकली, जो भी स्टेप्स लिए थे इस मतलब पूरे डिजाइन को करने के लिए, तो डिजाइन यहाँ तक तो है कंप्लीट। मतलब हमने जहां जहां पे लगा सकते थे जो जो चीजें, एट द एंड हमने अवेलेबिलिटी पे ध्यान दिया था, और अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये सारी आर्किटेक्चर या ये सारे स्टेप्स फॉलो करे, जहां जहां पे हमने क्या डेटाबेस यूज करना चाहिए, कहाँ कैशिंग करनी चाहिए, कहाँ लोड बैलेंसिंग करनी है, किस केस में मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर यूज करना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो डिजाइन बनेगा वो काफी हद तक मतलब उसकी अवेलेबिलिटी हाई होगी, जो कि हमें चाहिए था। और अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ी कंसिस्टेंसी तो वो भी कर सकते हैं। और प्लस फॉल्ट टॉलरेंस भी ठीक होगा। फॉल्ट टॉलरेंस यही होती है जब अगर हार्डवेयर वगैरह ब्रेक हो गया तो यहाँ पे खत्म हो जाता है डिजाइन जो हमने यूज किया था। मैंने बस एक पिक्चर देखी थी शायद से, स्क्रीनशॉट दिया था मैंने एंड में, एक मैं जिस वीडियो से पढ़ रही थी उसने ऐसे ही सच कुछ ये आर्किटेक्चर बना के दिया था। तो यही था पूरा डिजाइन। इसमें कुछ और डिस्कशन, कुछ और किसी को डाउट हो, कुछ अगर आया समझ में नहीं आया, वैसे तो आसानी नॉर्मल चीजें ही थी, बस तरीके से करी हैं, बस यही चीज है। हेलो हेलो। हाँ हाँ सही था, बिल्कुल आ गया समझ पूरा। तो यार ऐसे ही डिजाइन बनाते हैं, चीजों को, सिनेरियोस को सोच के दिमाग में रखते हुए। ये मैंने पहला डिजाइन बनाया था और मैंने ये बस 2-3 घंटे पहले पढ़ा है, तो मुझे खुद भी इतना आइडिया नहीं था चीजों का। मैंने भी मतलब पहली बार सिस्टम डिजाइन पढ़ा और मेरे को मतलब काफी सही लगा, समझ भी आ गया, सब कुछ बढ़िया था एकदम। बस ठीक है, ट्राई किया था मगर थोड़ा सा लग गया टाइम, मुझे लगा था कम हो जाएगा। तो गाइस बस यही था। इस पे हम और भी डिस्कस कर सकते हैं, कभी डिजाइन और ले सकते हैं अगर अगर कभी फ्री हुए तो। एंड मास्टर स्लेव पढ़ते हैं। मास्टर स्लेव में कैसे जैसे सुखनी बता रहे थे काफी चीजें हैं, तो ये प्रॉपर मतलब अंदर भी चीजें बहुत सारी हैं इसमें, तो पढ़ सकते हैं सारी। और एक एक मैं चैनल का बताती हूँ, ये चैनल है गौरव सेन करके। इसकी अरे प्लेलिस्ट कहाँ गई? इसकी प्लेलिस्ट काफी सही है, किसी को अगर रेफर करना हो। मास्टर स्लेव जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सिंपल है, बस होगा कि इलेबोरेट जितना हम करेंगे उतना कम है। एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, अब बताओ बताओ। कि वही कह रहा था कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर बहुत सिंपल है, जितना एलेबोरेट करेंगे उतना ज़्यादा कम है। विद इन हाफ एन आवर कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है मास्टर स्लेव वर्क कैसे करें। हाँ वही चीज है कि हम पढ़ ले करोगे, क्योंकि मैंने भी अभी बस मैंने समझा था कि होता क्या है, कितने होते हैं, कितने मास्टर बनते हैं, कितने स्लेव बनते हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं था। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने भी अभी देखा था कुछ टाइम पहले कि हम यूज कर सकते हैं ये, एज सच मुझे आइडिया नहीं था, तो और डीप डाइव कर सकते हैं चीजों के अंदर। बाकी गाइस ये एक चैनल था, ये मतलब काफी, मुझे तो काफी सही लगा। ये लड़का जो भी समझा रहा होता है काफी सही समझाता है, तो यू कैन रेफर दिस। और बताओ गाइस, आगे समझ में ठीक था सेशन? बढ़िया बिल्कुल। बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट, कुछ डिस्कस अगले सेशन के लिए, कुछ कोई प्रेजेंट करना चाहता है? अरमान, बताऊंगा बताऊंगा। ML Ops।
जल्दी बताऊंगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे। अरे पता क्या है, अगले फ्राइडे मतलब थर्सडे को छुट्टी है, तो मुझे ये नहीं पता कि अगर कोई प्लान बन जाए कहीं जाने का, तो इसलिए। आपके लिए प्लान ज्यादा जरूरी है इस चीज से। यस यस। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, चलते हैं यार। कल सेशन करना है उसका डीएसए वाला, यार नहीं करना कल, तो नहीं करना ना, क्या करना है? कल नहीं करते, मंडे को ही करते हैं फिर, पर क्वेश्चन इंक्लूड कल, कर देंगे थोड़े। कॉन्टेस्ट है कल? हैं? हाँ मैं यही बोल रही थी, कॉन्टेस्ट है कल। हाँ कॉन्टेस्ट है बाई वीकली। कॉन्टेस्ट भाई कॉन्टेस्ट देते हैं इस बार, ट्राई करते हैं 8 शाम वाला दे रहे हैं, हाँ कल वाला। ठीक है, शाम वाला कंपलसरी दे ही रहे हैं, सुबह वाला देख लेना जिसको देना हो देना, क्योंकि शाम वाला डिस्कस करेंगे फिर। हाँ ये काम कर, लक्ष्य काम करते हैं, शाम वाला डिस्कस करते हैं। और जो हमने वो स्लाइडिंग विंडो तक के क्वेश्चन सब कर रखे थे ना, उतने कर लेंगे, और शाम के 4 क्वेश्चन वो कर लेंगे। ठीक है, यही करेंगे। चलो ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। बाय बाय बाय।